आज अपन क्लास के अंदर कैपिटल गेन की समरी नोट्स को अपन पढ़ने वाले हैं। यानी आपके जैसे बिजनेस एंड प्रॉफिट का अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, समरी रिवीजन 1 आवर्स के अंदर कंप्लीट किया था, इसी तरह से अपन कैपिटल गेन का रिवीजन क्लास आज अपन यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो भी आपके इस चैप्टर के अंदर आज अपन डिस्कस करेंगे तो ये आपके पूरा का पूरा कैपिटल गेन को पूरा रिवाइज कर देगा आपके। तो शॉर्टली और पूरा का पूरा कंप्लीट आपके रिवीजन को आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो देखो अपन बात करें इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर आपके चार्जेबल या टैक्सेबल होने के लिए सेक्शन 45 आपकी हेल्प करता है, जिसके लिए स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि एक तो कैपिटल असेट्स होनी चाहिए, एक तो आपके क्या होनी चाहिए कैपिटल असेट्स होनी चाहिए, और दूसरा उसका ट्रांसफर होना चाहिए। तो इससे जो हमारे इनकम निकल के आती है वो स्टूडेंट कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्सेबल आपके रहेगी। तो क्या होनी चाहिए कैपिटल असेट्स, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के अंदर आपके बताई गई है। तो कैपिटल असेट्स का मीन क्या है, तो इसने कहा एवरी काइंड ऑफ द प्रॉपर्टी, एवरी काइंड यानी इनकम टैक्स ने सभी तरह की प्रॉपर्टी को आपके कवर कर लिया, वेदर मूवेबल एंड इमूवेबल, चाहे से वो मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। जैसे मूवेबल में अपन बात करते हैं गोल्ड है, ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स है, शेयर्स हैं, सिक्योरिटीज है, पेंटिंग है, ड्राइंग्स है, बिलियन है, ड्राइंग्स है एंड बिलियन है। इमूवेबल में आपके लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग या फिर बोथ, ये सब आपके कैपिटल असेट्स के रूप में कंसीडर की गई हैं। लेकिन जब अपन बात करते हैं यहां पर कि ये जरूरी नहीं है कि कैपिटल असेट आपके बिजनेस में यूज हो रही हो, वेदर यूज इन बिजनेस और नॉट, ये हो सकता है आपके बिजनेस में यूज भी हो सकती है और जरूरी नहीं आपके बिजनेस में यूज नहीं भी हो रही है। जैसे मेरा रहने का मकान है, रेजिडेंशियल हाउस है, मेरे घर पे यूज हो रहा है तो भी वो कैपिटल असेट्स है। हो सकता है मैं उसमें शोरूम चला रहा हूं, मेरा ऑफिस चला रहा हूं, तो भी वो कैपिटल असेट्स है। घर में यूज कर रहा हूं तो भी कैपिटल असेट्स है। तो वो ऐसा जरूरी नहीं कि आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यदि आपके कैपिटल असेट्स के लिए अपन बात करें तो वो आपके यहां पर कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन में कंसीडर की जाएगी। लेकिन कैपिटल असेट्स से उसने एक्सक्लूड किया किस किस को, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने आपके लिखवाया था स्टॉक इन ट्रेड, यानी कोई भी स्टॉक इन ट्रेड है तो यानी किसी भी कैपिटल असेट्स को अपने स्टॉक के रूप में रख लिया तो वो कभी भी कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगी। जैसे मैं कह रहा हूं गोल्ड, मेरी ज्वेलरी का शोरूम है जैसे मोती सन्स है, उसके पास गोल्ड रखा हुआ है, वो कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा क्योंकि वो स्टॉक के रूप में रखा हुआ है, तो बिजनेस इनकम अराइज होगी। प्रॉपर्टी डीलर है, वहां उसके पास फ्लैट है, लैंड है, तो वो क्या है उसके लिए स्टॉक है, तो वो सारी बिजनेस इनकम अराइज करेंगे, ना कि कैपिटल गेन उस पर अराइज होगा। तो किसी भी असेट्स को यदि आपने स्टॉक के रूप में रख दिया तो वो एक्सक्लूड हो जाता है। दूसरा आता है पर्सनल इफेक्ट ऑफ असेट्स। जैसे पर्सनल इफेक्ट में जैसे मैं बात करूं टीवी है, एसी है, फर्नीचर है, कार है, मोबाइल फोन जैसे आईफोन वगैरह भी आते हैं महंगे, तो वो आपके कैपिटल असेट्स में स्टूडेंट कवर नहीं किए जाएंगे। लेकिन पर्सनल इफेक्ट में उन्होंने आगे फिर एक्सेप्शन दे दिया जिसके अंदर आपको क्या कहता है इन्हें कैपिटल असेट्स में कंसीडर कर लेंगे, यानी कैपिटल असेट्स में इनको हम इंक्लूड कर लेंगे और इनके ट्रांसफर पे आपके कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। जैसे गोल्ड है, ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स है, पेंटिंग है, वर्क ऑफ आर्ट है, ड्राइंग्स है और बिलियन है। तो ये सब आपके कैपिटल असेट्स के अंदर कंसीडर किए जाएंगे, ये सारी एसेट्स आपके कैपिटल असेट्स में कंसीडर किए जाएंगे। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड जो कि कौन इश्यू कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू कर रही है, वो कैपिटल असेट्स नहीं है, और कोई इश्यू कर रहा है तो कैपिटल असेट्स है। तो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इश्यू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो स्टूडेंट वो आपकी कैपिटल असेट्स नहीं होंगी। इस तरह से एग्रीकल्चर लैंड, अब एग्रीकल्चर लैंड आपकी कैपिटल असेट्स होगा या नहीं होगा, तो इसमें एक डिस्प्यूट आता है कि यदि कोई अर्बन एरिया में एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है तो कैपिटल असेट्स हो सकता है। तो अपन किसको छोड़ रहे हैं, अर्बन एरिया में जो कैपिटल असेट्स है तो वो तो कैपिटल असेट्स होगी, लेकिन रूरल एरिया में कोई एग्रीकल्चर लैंड है उसको यहां पर हमें क्या करना होगा, एक्सक्लूड करना होगा, यानी कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन से बाहर करना होगा। तो ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड कौन सी होगी, किस तरह से अपनी कंसीडर करेंगे, तो स्टूडेंट यहां पर अपन बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड अपन क्लासिफाइड करते हैं इन 2 कैटेगरी। फर्स्ट इज द रूरल एग्रीकल्चर लैंड, सेकंड इज द अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। देखो रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट ए कैपिटल असेट्स, और जब उसको आप सेल करोगे तो स्टूडेंट कैपिटल गेन भी नहीं होगा। यदि कोई रूरल एग्रीकल्चर लैंड है और मैं उसको सेल करता हूं तो स्टूडेंट उस पर कैपिटल गेन नहीं होगा रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे। लेकिन यदि मैं बात करता हूं अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो स्टूडेंट वो कैपिटल असेट्स कंसीडर की जाएगी, और उसके ट्रांसफर पे मैं ट्रांसफर करता हूं तो मुझे उस पर कैपिटल गेन देने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो वो आपके
अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो वो कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में आ जाएगी। तो यदि अपन देखते हैं रूरल और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के लिए मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, एरियल डिस्टेंस कहां से देखना है, फ्रॉम म्युनिसिपल लिमिट या फिर कैंटीन बोर्ड से। एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द म्युनिसिपल लिमिट या कैंटीन बोर्ड से आपको देखते हैं, और जिस जगह पर ये एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड है वहां की पॉपुलेशन देखनी होती है, वहां की अपन को पॉपुलेशन देखनी होती है प्रेसिडिंग सेंस के अकॉर्डिंगली। तो मैं यहां पर बात करता हूं कि यदि ये एरियल डिस्टेंस जो आपके, मैंने कहा एरियल यानी हवा का मेजरमेंट देखते हैं अपन, एरियल डिस्टेंस का मतलब जो फ्लाइट होती है, मिसाइल्स होती है, वो एरियल डिस्टेंस से चलती हैं। तो एरियल डिस्टेंस अप टू 2 किलोमीटर है फ्रॉम द म्युनिसिपल लिमिट, तो वहां की पॉपुलेशन 10,000 से एक्सेस है तो कैपिटल एसेट्स है, 10,000 या उससे कम है तो कैपिटल एसेट्स नहीं है। 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर है तो स्टूडेंट पॉपुलेशन एक एक जीरो लगाते चलो, 10,000 में 1 जीरो ऐड किया तो 1 लाख से एक्सेस पॉपुलेशन है तो कैपिटल एसेट्स है, अदरवाइज नहीं है। और फिर मैं बात करता हूं 6 to 8 किलोमीटर, 6 to 8 किलोमीटर अपन बात करते हैं पॉपुलेशन 10 लाख से एक्सेस है तो कैपिटल एसेट्स है, अदरवाइज कैपिटल एसेट्स नहीं है। और ये मेजरमेंट में जो कहां तक करना होता है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था अप टू 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर तक का आपको क्लासिफिकेशन करना है, तो दिस द रूरल एग्रीकल्चर लैंड एंड दिस द अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। आफ्टर द 8 किलोमीटर, आफ्टर द 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर के बाहर तो मैंने कहा कि एग्रीकल्चर लैंड नहीं, आपके रूरल एग्रीकल्चर लैंड मानी जाएगी, आपके अर्बन एग्रीकल्चर लैंड नहीं मानी जाएगी। यानी 8 किलोमीटर तक ही आपके कैपिटल एसेट्स के रूप में अपन बाइफरकेट कर सकते हैं। बियॉन्ड द 8 किलोमीटर, बियॉन्ड द 8 किलोमीटर नॉट ए कैपिटल एसेट्स, नॉट ए कैपिटल एसेट्स, यानी वो जंगल है, मैंने बताया था ना वो जंगल है। तो 8 किलोमीटर तक का हमें देखना है, 8 किलोमीटर के बाहर तो वो क्या है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड है और वो आपकी कभी भी कैपिटल एसेट्स नहीं हो सकती। तो मैंने आपको डायग्राम से डिनोट कर रखा था कि म्युनिसिपल लिमिट जो आपके दिखाई दे रही है, दिस द म्युनिसिपल लिमिट, इससे फर्स्ट 2 किलोमीटर है, पॉपुलेशन 10,000 से एक्सेस है तो स्टूडेंट कैपिटल एसेट्स है, पॉपुलेशन 10,000 से एक्सेस है तो कैपिटल एसेट्स है। 2 किलोमीटर टू 6 किलोमीटर यदि पॉपुलेशन में बात करूं तो एक जीरो ऐड करके 1 लाख से एक्सेस है तो कैपिटल एसेट्स है, अदरवाइज कैपिटल एसेट्स नहीं है। फिर 6 किलोमीटर टू 8 किलोमीटर पॉपुलेशन 10,000 से एक्सेस है, 10 लाख से एक्सेस है, 10 लाख से एक्सेस है तो कैपिटल एसेट्स है, अदरवाइज कैपिटल एसेट्स नहीं है। और ये सारा मैटर हमें चेक करना है अप टू 8 किलोमीटर। Beyond the 8 kilometer, it's not a capital assets. Beyond the 8 kilometer, it's not a capital assets. CA जो लिखा है यहाँ, CA का मतलब है जहां जहां वर्ड यूज हो रहा है इस चार्ट में, इट्स मीन डिनोटेड द कैपिटल असेट्स। जहां जहां अपने CA लिख रखा है इसको हमने डिनोट कर रखा है स्टूडेंट कैपिटल असेट्स के रूप में। तो दिस द कंसेप्ट इज कॉल्ड कैपिटल असेट्स के रूप में आपके दिखाई देगा। तो एग्रीकल्चर लैंड के लिए अपन बात करें या तो रूरल होगी या फिर अर्बन। रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, नॉट ए कैपिटल एसेट्स, उसके सेल्स करने पे कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। लेकिन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, इट्स ए कैपिटल एसेट्स और इसके ट्रांसफर पे हमें कैपिटल गेन अराइज हो जाता है। अब अपन स्टूडेंट यहां पर आपने देखा है कि आपके कैपिटल गेन को हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं इन 2 पार्ट। एक तो क्या होगा, आपके कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म। यानी आपने कैपिटल गेन को देखा होगा या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आइडेंटिफाई करते हैं किसके अकॉर्डिंगली, कैपिटल असेट्स के हिसाब से। तो यदि जो असेट्स शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स है तो उससे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स है तो उससे स्टूडेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलता है। तो इसके पीरियड ऑफ होल्डिंग की कैलकुलेशन करते वक्त जो डेट ऑफ एक्विजिशन है, जो मेरी डेट ऑफ एक्विजिशन है वो तो इंक्लूड किया जाएगा, और जिस दिन मैं सेल कर रहा हूं, जिस दिन मैं बेच रहा हूं, तो बेचने वाला दिन मेरा नहीं है, बायर का डेट है, बायर का डेट है। तो जब मैं पीरियड ऑफ होल्डिंग की कैलकुलेशन करूंगा तो ऐसे केस में डेट ऑफ ट्रांसफर मुझे इंक्लूड नहीं करना, वो एक्सक्लूड रहेगा। तो जब मैं पीरियड ऑफ होल्डिंग की कैलकुलेशन करूंगा तो डेट ऑफ एक्विजिशन तो मुझे क्या करना है, इंक्लूड करना है, और डेट ऑफ ट्रांसफर को मुझे एक्सक्लूड कर देना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे को देखना है कि यहां पर यदि मैं बात करूं पीरियड ऑफ होल्डिंग अप टू यहां पर बात करते हैं 12 मंथ्स है तो शॉर्ट टर्म होगा, या 24 मंथ है तो शॉर्ट टर्म होगा, या 36 मंथ है तो शॉर्ट टर्म होगा। लेकिन इनसे ज्यादा हो गया, एक्सेस हो गया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर कंसीडर हो जाएगा। तो यहां पर स्टूडेंट मैं बात करता हूं 12 मंथ्स, 24 मंथ्स एंड 36 मंथ है। तो ये किस किस असेट्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो ये मैंने पैटर्न लिख रखा है असेट्स का। यदि सिक्योरिटी जो कि लिस्टेड है इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, या यूनिट ऑफ यूटीआई, यूनिट ऑफ यूटीआई,
एंड जीरो कूपन बॉन्ड, इनको यदि मैं 12 मंथ या उससे कम रखता हूं, 12 मंथ भी रखता हूं, एग्जैक्ट 12 मंथ रखता हूं तो भी शॉर्ट टर्म होगा, लेकिन 12 मंथ से ज्यादा रखूंगा तो स्टूडेंट किस में होगा, लॉन्ग टर्म में कंसीडर किया जाएगा। यदि 12 मंथ से ज्यादा रखूंगा तो लॉन्ग टर्म होगा, और 12 मंथ या उससे कम रखता हूं तो शॉर्ट टर्म होगा। यानी सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या यूनिट ऑफ यूटीआई, और जीरो कूपन बॉन्ड। 12 मंथ या उससे कम रखूंगा शॉर्ट टर्म, 12 मंथ से ज्यादा रखूंगा तो लॉन्ग टर्म। देन सेकंड ब्लॉक आ रहा है लैंड, बिल्डिंग या दोनों, बोथ, लैंड, बिल्डिंग एंड बोथ, या अनलिस्टेड शेयर्स, जो लिस्टेड शेयर थे ऊपर थे, अनलिस्टेड शेयर्स यहां पे आगे, इनको 24 मंथ या उससे कम रखूंगा तो शॉर्ट टर्म है, 24 मंथ से एक्सेस रखूंगा ना स्टूडेंट तो लॉन्ग टर्म होगा। 24 मंथ या उससे कम रखूंगा तो शॉर्ट टर्म, 24 मंथ से एक्सेस रखूंगा तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। अनलिस्टेड सिक्योरिटी, जो लिस्टेड सिक्योरिटी ऊपर आ गई, अनलिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन शेयर्स, क्योंकि शेयर्स आपके इस वाले कॉलम में है। और फिर आता है डेप्ट ओरिएंटेड फंड या अदर बिजनेस एसेट्स, तो इनको स्टूडेंट मैंने 36 मंथ या उससे कम रखा है तो शॉर्ट टर्म है, और 36 मंथ से ज्यादा रखा है तो लॉन्ग टर्म होगा। अब इसी तरह से एक कॉमन पॉइंट आप लिख सकते हो कि इन केस ऑफ द डेप्रिसिएबल एसेट, जिन किसी भी एसेट्स पर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, वो किस पे चार्ज था, ब्लॉक के ऊपर। यदि बिजनेस एंड प्रॉफिट में पढ़ाया था ब्लॉक के ऊपर, जब मैं आपके एसेट्स पे कैपिटल गेन कैलकुलेट करता हूं तो स्टूडेंट हमेशा कैलकुलेट होगा सेक्शन 50 के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, और टर्मिनल डेप्रिसिएशन केस में आता है 50A। तो यहां पर आपके 50 और 50A के अंदर हमेशा जो कैपिटल गेन कैलकुलेट होकर आता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की ही कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी होगी। आगे स्टूडेंट अपन बात करते हैं नेक्स्ट, ट्रांसफर का मीन क्या है, सेल्स है, एक्सचेंज है, रिलिक्समेंट है। तो ये आपके ट्रांसफर में आपके कंसीडर हो रहे हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में। जैसे मान लीजिएगा मिस्टर ए है, अपनी असेट्स किसको सेल कर रहा है, मिस्टर बी को सेल कर रहा है। तो ए अपना राइट सीज कर रहा है, ए अपना राइट क्या कर लेता है, इस असेट्स पे सीज कर देगा, और किसका राइट स्टार्ट हो जाएगा, मिस्टर बी का राइट स्टार्ट हो जाएगा, मिस्टर बी इस प्रॉपर्टी का ऑनर हो जाएगा। चाहे इसके लिए हो सकता है वो असेट्स के लिए यहां पर चाहे से वो इस असेट्स के लिए क्या करे, ट्रांसफर विद ऑनरशिप दे रहा है, कंसिडरेशन ले चाहे से ना ले। यदि कंसिडरेशन नहीं भी लेता है तो कुछ केस में आपके ये कैपिटल गेन के लिए फिर भी लायबल हो जाएगा, ट्रांसफर अपन मान लेंगे। जैसे अपन बात करेंगे कैपिटल असेट्स कन्वर्ट इनटू स्टॉक, आपने अपनी ही कैपिटल असेट्स को किस में कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट, स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया। कैपिटल असेट्स कन्वर्ट इनटू स्टॉक, मैंने अपनी ही कैपिटल असेट्स को स्टॉक में कन्वर्ट किया, तो ये कहता है बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, तो कंसिडरेशन नहीं होगा उसमें, लेकिन उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू लेते हुए मुझे कैपिटल गेन कैलकुलेट करना होगा। कैपिटल असेट्स इंट्रोड्यूस इन फॉर्म एओपी एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मैं किसी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनर बन रहा हूं, तो एक पार्टनर तो कैश लेके आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कर रहा है ऑफ मिस्टर ए, बी के पास पैसा नहीं है, तो बी अपने पैसे की जगह अपने इक्वल शेयर्स लेने के लिए अपनी बिल्डिंग फर्म को एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन में दे देता है, तो वो एंट्री क्या पास करेगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल वाई। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और एओपी, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और एओपी, फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो फर्म के एसेट्स अब पार्टनर्स में बांटी जा रही है या एओपी के मेंबर्स को बांटी जा रही है, तो ऐसे केस के अंदर ये फेयर मार्केट वैल्यू भी आपके यहां पर कैपिटल गेन अराइज करेगी, तो ये फेयर मार्केट वैल्यू आपके फिर कैपिटल गेन का अराइज करेगी। कंपल्सरी एक्वाजिशन ऑफ द कैपिटल असेट्स, यानी कोई भी आपने कैपिटल असेट्स का कंपल्सरी एक्वाजिशन किया गया है तो यहां पर ये भी कैपिटल गेन राइज कर जाएगा और उसे ट्रांसफर कंसीडर हम कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी गवर्नमेंट रोड का एक्सटेंशन करती है, तो ऐसे केस में लोगों के मकान हैं, शॉप्स हैं, वो आपके आ जाती हैं रोड में, या गवर्नमेंट आपके रेल लाइन बिछा रही है तो किसी का खेत आ गया, गवर्नमेंट एयरपोर्ट का एक्सटेंशन कर रही है तो एयरपोर्ट का एक्सटेंशन कर रहा है, तो जिसके एयरपोर्ट के आसपास मकान है तो वो मकान उस एयरपोर्ट में चले जाते हैं, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट वहां पर उनको क्या कर रही है, कंपनसेशन का अमाउंट दे रही है, तो जो ये कंपनसेशन का अमाउंट दे रही है स्टूडेंट ये भी आपके कैपिटल गेन की लायबिलिटी को बताएगा, तो ये हमारे इस केस में ट्रांसफर बताता है। तो कैपिटल असेट्स है और उसका स्टूडेंट ट्रांसफर हो रहा है, तो इन दोनों सिचुएशन के साथ हमें यहां पर कैपिटल गेन की लायबिलिटी को अराइज करने के लिए बताता है। अब हम देखते हैं कि इसका कंप्यूटेशन कैसे तैयार करेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं,
तो कंपटीशन कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल आपके कैलकुलेशन का फॉर्मेट दे रखा है। पहले मैं बात कर रहा हूं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहा हूं। तो ये आपको बताता है कि हम यहां पर कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि असेट्स शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। तो यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स है तो वहां पर इस फॉर्मेट को अपन यूज करेंगे कि हमने कैपिटल असेट्स को कितने में सेल किया है। तो सेल्स करने से जो अमाउंट हमें मिल रहा है उसको बोलेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। तो बेचने से जो अमाउंट मिल रहा है उसको मैं क्या बोलूंगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या सेल्स। जैसे मान लीजिए मैंने असेट्स को 10 लाख में सेल किया, लेकिन उसने मुझे 8 लाख तो अभी अमाउंट पे कर दिया और 2 लाख उसने कहा साहब मैं अगले साल दूंगा, तो मुझे अगले साल देगा, लेकिन अभी आपके कितना अमाउंट दिखाई देगा बुक्स में, 10 लाख। तो 10 लाख अमाउंट हमें क्या जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानते हैं, हमें कैपिटल गेन कैलकुलेट करना होगा। उसमें से स्टूडेंट लेस कर दो ट्रांसफर एक्सपेंसेस, उसमें से स्टूडेंट अपन क्या लेस कर देंगे, ट्रांसफर एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर, यानी बेचते वक्त जो भी आपके खर्चे हो रहे हैं उनको अपन बोलेंगे ट्रांसफर एक्सपेंस। कब हो रहे हैं, एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर, बेचते वक्त किए गए खर्चे एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर। तो ये इनको लेस कर दो। लेस करने के बाद स्टूडेंट लगता है नेट सेल्स कंसिडरेशन। तो बेचने के बाद जो अमाउंट आएगा दिस इज कॉल ऑफ द नेट सेल्स कंसिडरेशन। तो यानी फुल वैल्यू कंसिडरेशन में ट्रांसफर एक्सपेंसेस लेस करने, और ये ट्रांसफर एक्सपेंस कौन से होंगे, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, बेचते वक्त जो हमने ब्रोकरेज पे की है, तो वो ब्रोकरेज इसमें से लेस करने के बाद आ जाता है नेट सेल्स कंसिडरेशन। और इसमें से हमें लेस करना था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो असेट्स हमने अक्वायर करने के लिए जो अमाउंट हमने पे किया था दिस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और सेकंड आता है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, यानी हमने इस असेट्स के ऊपर परचेज करने के बाद कोई बिल्डिंग तैयार कर ली या चारों तरफ बाउंड्री बनवा दी, तो दिस द कॉल ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, और इसको लेस करने के बाद हमारे पास जगह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा या स्टूडेंट क्या जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ जाएगा। अब आते हैं आगे। यदि मैं बात करता हूं, अभी आपको मैंने कहा जिस किसी भी असेट्स के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया तो हमेशा उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, कभी भी स्टूडेंट उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कभी भी आपके चार्ज नहीं होगा। और इसकी कैलकुलेशन अपन देखो पीजीपी में डेप्रिसिएशन के साथ पढ़ चुके हैं, तो वही पूरी की पूरी कैलकुलेशन है, ब्लॉक वाइज कैलकुलेशन थी। जिस किसी भी असेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया तो वहां स्टूडेंट हमें ब्लॉक के साथ कंसीडर करना होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्लॉक। अब ब्लॉक में आता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ द डब्ल्यूडी, यानी सबसे पहले मैं क्या बात करूंगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डब्ल्यूडी। सबसे पहले अपन को देखना होगा ओपनिंग बैलेंस, यानी जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस आ रहा है उसको ले लीजिएगा, उसमें ऐड कर देना परचेज ड्यूरिंग द ईयर, जो भी ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है वो सब ऐड कर दो, परचेज ड्यूरिंग द ईयर। परचेज ऐड करने के बाद यदि आपने किसी असेट्स को सेल कर दिया, पार्ट ऑफ ब्लॉक बेचा या पूरे ब्लॉक को बेचा, व्हाटएवर जैसा भी रहा है, और सेल्स करने के बाद मैंने कहा स्टूडेंट सेल्स कंसिडरेशन ज्यादा है डब्ल्यूडी के ब्लॉक से, तो ये आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और यदि मैंने पूरा ब्लॉक बेच दिया और वहां पर ब्लॉक चाहे आपके प्लस में भी रह गया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। तो ये हमारे कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करने की बात बताता है। यहां मैंने कहा कि आपके ये सेल्स को थोड़ा ऊपर लिख सकते हैं, दूसरे तरीका और लगा हुआ है आपके, और लगा, या तो ऐसे कर लीजिएगा या ऐसे कर लीजिए, बात एक ही है। आज पर द कैपिटल गेन के पर्पस से अपन सेल्स ये सेल्स को ऊपर लिख दो, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, उसमें से ब्लॉक की वैल्यू लेस कर दो, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ डब्ल्यूडी, ब्लॉक क्या है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डब्ल्यूडी, ऐड परचेज ड्यूरिंग द ईयर, और इसमें परचेज हुआ है उसको ऐड कर दो, परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो ये लेस करने के बाद का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। इसमें एक स्टूडेंट की पॉइंट ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, जो बेचते वक्त ट्रांसफर एक्सपेंस हो रहे थे यहां तो अपन ने लेस कर दिया, जो बेचते वक्त ट्रांसफर एक्सपेंस हो रहे थे यहां लेस कर दिया, लेकिन यदि डेप्रिशिएबल असेट्स के ऊपर बेचते वक्त ट्रांसफर एक्सपेंस हुए स्टूडेंट वो यहां लेस नहीं होंगे, वो ट्रांसफर हो जाएंगे P&L अकाउंट में, क्योंकि ये बिजनेस की असेट्स बेच रहे हो। क्योंकि डेप्रिसिएशन कब लगता है, जब असेट्स बिजनेस में यूज होती है। डेप्रिसिएशन लगता ही कब है, जब वो असेट्स आपके बिजनेस में यूज हो रही है। तो ऐसे केस में जो ट्रांसफर का एक्सपेंस हुआ है उसको आपको कहां शिफ्ट करना होगा, वो शिफ्ट करना होगा स्टूडेंट P&L अकाउंट में, ना कि यहां पर ब्लॉक में से ट्रांसफर करना होगा। तो ट्रांसफर एक्सपेंस इनकर एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर सेल्स, यानी ब्लॉक से ट्रांसफर टू द P&L अकाउंट, तो आपके यहां ब्लॉक में से नहीं करना, तो ट्रांसफर एक्सपेंस इनकर एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर या सेल्स ऑफ द ब्लॉक ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, तो उसको कहां से लेस करना होगा, तो वो ब्लॉक से ट्रांसफर एक्सपेंस को लेस करना होगा। तो ट्रांसफर एक्सपेंस इनकर एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर, यानी सेल्स करते होता है ऑफ ब्लॉक
दिस द ट्रांसफर टू ब्लॉक, तो वो कर देना है, हमें ट्रांसफर कर देना है ब्लॉक में, ट्रांसफर करना होगा ब्लॉक में। अब इस केस में स्टूडेंट अपन बात करते हैं ब्लॉक। ब्लॉक को अपन यहां पर देख रहे थे पार्ट ऑफ ब्लॉक बेच रहे या फुल ब्लॉक को बेच रहे, तो फुल ब्लॉक ट्रांसफर या एंटायर ब्लॉक ट्रांसफर, पूरा का पूरा ब्लॉक बेच दिया मैंने, तो सेल्स कंसिडरेशन WDV से ज्यादा है, सेल्स कंसिडरेशन मेरे WDV से ज्यादा है, तो ऐसे केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। लेकिन सेल्स कंसिडरेशन WDV से कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा, तो फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। यदि पार्ट ऑफ ब्लॉक में ट्रांसफर कर रहा हूं, पार्ट ऑफ द ब्लॉक में ट्रांसफर कर रहा हूं, तो सेल्स कंसिडरेशन WDV से ज्यादा है तो फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। लेकिन पार्ट ऑफ ब्लॉक मैंने ट्रांसफर किया और सेल्स कंसिडरेशन WDV से कम है, तो जो बैलेंस बच जाता है ना, उस पे स्टूडेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, उस पे हम गेन और लॉस नहीं करते क्योंकि दिस पार्ट ऑफ ब्लॉक ट्रांसफर्ड है। तो ऐसे केस में यहां पर स्टूडेंट अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस की कैलकुलेशन नहीं करेंगे। जब बैलेंस बच गया तो उस बैलेंस अमाउंट पे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, तो बैलेंस अमाउंट एलिजिबल फॉर द डेप्रिसिएशन अंडर स्केल 32, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। आगे लेते हैं स्टूडेंट, अब अपन बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो स्टूडेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करने के लिए मैं बात करूं कि किस तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, तो यदि हमने असेट्स को 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स से एक्सेस रखा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स होगी, और लॉन्ग टर्म असेट्स को बेचने पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो काफी कुछ पैटर्न वही है, लेकिन इसको अपन बात करते हैं कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेल्स क्या मानेंगे कि हमने इसे जितने भी बेचा है तो वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एज इट इज ले लीजिएगा। उसमें से ट्रांसफर एक्सपेंस यानी जो ब्रोकरेज वगैरह आपने पे किया एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर वो लेस कीजिएगा, वो हमारे लेस कर देंगे। लेस करने के बाद आ जाएगा नेट सेल्स कंसिडरेशन, तो फिर हमारे क्या जाएगा नेट सेल्स कंसिडरेशन, ये आपके आ जाएगा। तो नेट सेल्स कंसिडरेशन इसमें आ जाएगा। और इसमें से स्टूडेंट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हटा दो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हटा दिए। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो वही है जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो असेट्स को अक्वायर करने के लिए हमने पे किया है, और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो इंप्रूवमेंट है उस पर इंडेक्स यूज करते हैं अपन, तो वो आपको हटा दीजिएगा। हटाने के बाद जो आ जाएगा जिसका कॉल ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अब इसमें एक न्यू चीज दिखाई दे रही है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इंडेक्स कैसे दे रहे कैलकुलेट करेंगे, तो ये इंडेक्स आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा या आपके इंडेक्स टेबल आपको एग्जाम में मिलती है, उससे आपको इंडेक्स यूज करना है। तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है डिवाइड करना होगा इंडेक्स ऑफ एक्विजिशन ईयर, इंडेक्स ऑफ द एक्विजिशन ईयर मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ऑफ द ट्रांसफर ईयर, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, इंडेक्स ऑफ द ट्रांसफर ईयर। तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ इंप्रूवमेंट ईयर, इंडेक्स ऑफ इंप्रूवमेंट ईयर मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर, इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर। ये आपके इसमें कंसेप्ट बता रहा है। तो इससे जो हमारे कैपिटल गेन निकल के आएगा वो लॉन्ग टर्म के रूप में आपके कंसीडर हो जाता है। अब स्टूडेंट अपन बात कर रहे हैं कि किसी भी असेट्स के लिए जो अपन बार बार बात करें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे देखेंगे, किस सिचुएशन में कौन सी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेके चलेंगे, वो अब अपन यहां पर बात करें। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए अपन बात करते हैं एक्चुअल अमाउंट पेड और पेएबल फॉर एक्विजिशन ऑफ दी सच कैपिटल असेट्स, यानी किसी भी असेट्स की एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी। जैसे मैंने बताता हूं कि मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज की, मान लीजिएगा 10 लाख की, तो उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए मैंने यहाँ पर 6 लाख तो अभी पेमेंट कर दिया, और 4 लाख मैंने कहा साहब मैं अगले साल पेमेंट करूंगा। 4 लाख मैं कब पे करूंगा सर, अगले साल पेमेंट करूंगा। तो मेरे लिए उस असेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी, तो स्टूडेंट उस असेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी 10 लाख रुपीज। उस असेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या जाएगी 10 लाख रुपीज। उस केस में उस असेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी। तो एक्चुअल अमाउंट पेड और पेबल जो पे करना बाकी है वो भी आपको यहां पर पूरा कंसिडर करना होगा। साथ ही साथ स्टूडेंट एनी स्टैम्प ड्यूटी, कोई भी मैं प्रॉपर्टी खरीदता तो आपने देखा होगा जेडीए के पास जाकर अपन उसका रजिस्ट्री अपने नाम कराते हैं, तो एक्विजिशन के टाइम पे मैंने उसकी रजिस्ट्री कराई है, तो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्ज पेड एट द टाइम ऑफ द एक्विजिशन ऑल्सो इंक्लूड इन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो वो भी मेरे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में स्टूडेंट इंक्लूड कर दिया जाएगा, वो भी मेरे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंक्लूड कर दिया जाएगा, जो भी मेरे रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह दिए हैं।
या प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए मैंने कोई ब्रोकरेज पे की है, तो ब्रोकरेज पेड फॉर एक्वाजिशन ऑफ द कैपिटल असेट्स ऑल्सो इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। यानी मैंने असेट्स को अक्वायर करने के लिए कोई ब्रोकरेज पे किया है, तो ये ब्रोकरेज, जैसे अपन खरीदते वक्त आप ब्रोकरेज पे कर रहे हो कि साहब मेरे को अच्छा मकान दिला देना, ब्रोकर आपको दिखा रहा है मकान दिला रहा है और आपको उसके लिए 2% ब्रोकरेज ले लेता है, तो ये ब्रोकरेज आपके ले रहा है, तो दिस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। तो ये अमाउंट भी आपके किसमें काउंट होगा, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन में काउंट किया जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन क्या है, एक्चुअल अमाउंट पेड और पेबल फॉर एक्वाजिशन ऑफ सच असेट्स। अब देखो ये कुछ पॉइंट अपन बात करते हैं। यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन में स्पेशल प्रोविजन गवर्नमेंट ने दे दी गए, यानी हमने कैपिटल असेट्स एक्वायर की गई है 1 अप्रैल 2001 से पहले, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके इंडेक्स कब से आ रहे हैं, 1 अप्रैल 2001 से आ रहे हैं। तो यदि आपने कोई असेट्स 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर की गई है, कब एक्वायर की गई है स्टूडेंट, पहले एक्वायर की गई है, तो ऐसे केस में वहां पर उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लें, तो इंडेक्स है नहीं, तो गवर्नमेंट ने आपके पास ऑप्शन दिया, चॉइस कर दी कि आप चाहो तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लो, आप चाहो तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लो, या फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 की ले लो। फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 की आप ले लीजिएगा। अब इन दोनों में से कंपेयर करने के बाद जो आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हो। तो आपको कौन सी अच्छी लगेगी, आपको वो वैल्यू अच्छी लगेगी जो दोनों में से हायर होगी, जिससे कि मेरी कॉस्ट बढ़ेगी तो गेन कम आएगा, तो टैक्स मुझे कम देना होगा। तो ऐसे केस में स्टूडेंट मुझे यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो लेने जो दोनों में से हायर हो, तो विच एवर इज हायर, तो ये कहता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, विच एवर इज हायर, जो दोनों में से ज्यादा होगा वो अमाउंट स्टूडेंट मुझे यहां पर कंसिडर करना होगा। एनी इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001 आर इग्नोर, यानी कोई भी आपने इंप्रूवमेंट एक्सपेंसेस किए गए कब, बिफोर 1 अप्रैल 2001, तो हमने यहां पर इसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले ली ना हमने, तो ऐसे केस में यदि हमने कोई भी इंप्रूवमेंट एक्सपेंसेस पहले किया गया है उसको इग्नोर कर दो, उसको इग्नोर कर दूंगा स्टूडेंट। तो एनी इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001 आर इग्नोर, यानी टोटली आपको क्या करना है, इग्नोर करना है, क्योंकि हम 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू को ले सकते हैं, उसको ले चुके हैं। तो उस केस में आपके इंप्रूवमेंट एक्सपेंस ऑलरेडी इंक्लूड है, तो अब उसको क्या करना है, हमें इग्नोर करना होगा। अब इसके बाद में लेके चलते हैं इन केस ऑफ द लैंड बिल्डिंग या फिर बोथ, लैंड बिल्डिंग या फिर बोथ अक्वायर बिफोर 1 अप्रैल 2001, तो ऐसे केस के अंदर स्टूडेंट वहां पर हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेके चलनी है। तो सबसे पहले तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने कितने में परचेज की गई वो आपको लेनी है, और उसको कंपेयर करना है पहले स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, एज ऑन 1 अप्रैल 2001, और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, विच आर इज लोअर, दोनों में से कम वाली वैल्यू आपको लेनी है, और फिर जो वैल्यू है उसको कंपेयर करना होगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, विच आर इज हायर, तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और दूसरा देखना है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, तो इन दोनों में से लोअर एंड देन विच आर इज हायर, एंड देन विच आर इज हायर हमें इसमें लेना होगा। एनी इंप्रूवमेंट एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001 आर इररिलेवेंट, और फिर इसमें भी वही आ गया कि इंप्रूवमेंट एक्सपेंस पहले की गई है तो उसको इग्नोर करना होगा। तो इससे पहले आपने कोई इंप्रूवमेंट एक्सपेंसेस किया गया है तो उसको भी इग्नोर कर दीजिएगा। अब आते हैं इन केस ऑफ गिफ्ट है, विल है और इनहेरिटेंस है। तो इन केस ऑफ गिफ्ट है, विल है और इनहेरिटेंस है, तो ऐसे केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेके चलेंगे, तो जैसे आपको कोई एसेट्स गिफ्ट में मिलती है, विल में मिलती है, इनहेरिटेंस में मिलती है, आपको अपने पिताजी से मकान गिफ्ट मिला, तो ऐसे केस के अंदर कॉस्ट लेके चलेंगे प्रीवियस ओनर की। कॉस्ट किसके लेके चलेंगे, प्रीवियस ओनर की, यानी आपके पिताजी ने इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए कितना अमाउंट पे किया है वो अमाउंट आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टेकन ऑफ द प्रीवियस ओनर, इज टेकन ऑफ द प्रीवियस ओनर,
पीरियड ऑफ होल्डिंग अगेन आपको देखनी है डेट ऑफ एक्वाजिशन ऑफ द प्रीवियस ओनर। तो आपके पीरियड ऑफ होल्डिंग में जिस टाइम प्रीवियस ओनर ने आपके एक्वायर किया गया और जब आपने बेचा उससे एक दिन पहले तक के डेट तक को पूरा कवर करना होगा, यानी दोनों का पीरियड ऑफ होल्डिंग लेना होता है, एससी खुद का भी और प्रीवियस ओनर का, दोनों का ऐड करके आपके टोटल पीरियड ऑफ होल्डिंग को फाइंड आउट करना होगा। लेकिन जो इंडेक्स लेना है आपको डिवाइड करने के लिए, वो इंडेक्स लेना होगा डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ सच प्रॉपर्टी बाय द एससी, डेट ऑफ रिसीव्ड सच प्रॉपर्टी बाय द एससी। तो उस फाइनेंशियल ईयर का इंडेक्स आपको लेना होगा जब एससी इस प्रॉपर्टी का ऑनर बना, तो वहां से इंडेक्स लेते हुए डिवाइड करते हुए आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो डेट ऑफ रिसीव्ड सच प्रॉपर्टी बाय द एससी, ये आपको लेना होगा। अब इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ गुडविल। गुडविल आप सभी जानते हो, टेनेंसी राइट, जैसे आपन बात करते हैं किसी के मकान में रहते हुए अपने पास टेनेंसी राइट आ जाता है, रूट परमिट, किसी भी रूट पे जाने का लाइसेंस आपके पास है, और लू मार्स। तो इनके लिए स्टूडेंट आपके यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फाइंड आउट करना है। तो ये इंटेंजिबल असेट्स है, ये क्या है, इंटेंजिबल असेट्स है। तो यदि ये सेल्फ जनरेटेड है, सेल्फ जनरेटेड तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी नील। यदि सेल्फ जनरेटेड है तो स्टूडेंट इनके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी नील। और यदि परचेज है, यदि आपने इनको परचेज किया है, अक्वायर किया गया है, तो जो भी इनको अक्वायर करने के लिए एक्चुअल अमाउंट आपने पे किया है वही अमाउंट इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। यानी इनको परचेज करने के लिए जो भी मैंने एक्चुअल अमाउंट पे किया है ना स्टूडेंट, वही मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा। लेकिन यदि अपन बात करते हैं कि 1 अप्रैल 2001 से पहले यदि इन एसेट्स को परचेज किया गया है तो उसके लिए फेयर मार्केट वैल्यू कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं करना है। तो फेयर मार्केट वैल्यू कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑफ सच इंटेंजिबल आपके एसेट्स इफ दे आर अक्वायर बिफोर 1 अप्रैल 2001। इस तरह से प्रोफेशनल आपके गुडविल है, कैन नॉट बी ट्रांसफरेबल, और कोई कैपिटल गेन उस पर अराइज नहीं होगा जो इंडिविजुअल की है। जो इंडिविजुअल की है अपन बात करते हैं प्रोफेशनल गुडविल किसकी, इंडिविजुअल की, ऑफ इंडिविजुअल। वो स्टूडेंट कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगी। जैसे मैंने कहा कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फिल्म स्टार है, तो वो प्रोफेशनल गुडविल आपके ट्रांसफरेबल एक तरह से नहीं मानी जाती। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग मैंने बताई थी, बीसी श्रीनिवास सेठी आपके इस केस में रूलिंग आपको मिलती है। इसके बाद है कॉस्ट ऑफ द फाइनेंशियल असेट्स। तो अब अपन बात करते हैं कॉस्ट ऑफ द फाइनेंशियल असेट्स क्या होगी, किसी भी फाइनेंशियल असेट्स की कॉस्ट क्या होगी। तो स्टूडेंट इस केस के अंदर अपन बात करते हैं कॉस्ट ऑफ द फाइनेंशियल असेट्स। जैसे फाइनेंशियल असेट्स शेयर्स हैं, डिबेंचर है, सिक्योरिटीज है, तो कॉस्ट क्या होगी इसके लिए, जो भी एक्चुअल अमाउंट उनको अक्वायर करने के लिए हमने पे किया है। तो एक्चुअल अमाउंट पेड फॉर एक्वाजिशन ऑफ सच असेट्स, यानी हमने शेयर्स परचेज किए तो उनको परचेज करने के लिए जो अमाउंट दिया है वही अमाउंट इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन हो जाएगी। If such financial assets acquired before 1 अप्रैल 2001, अगेन आप कह रहे हैं कि यदि 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर किए गए तो स्टूडेंट उससे पहले मेरे पास कोई इंडेक्स नहीं था, तो अगेन वो कहता है कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन और उसको कंपैरिजन कर लेंगे अपन फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, नाउ व्हिचएवर इज हाई, वो अमाउंट आपको क्या लेना है, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन में लेना होगा। अब आते हैं बोनस शेयर्स। यदि ये बोनस शेयर्स हमें मिले हैं, तो बोनस शेयर मिले तो मैंने कहा बोनस शेयर एक्वायर करने के लिए आपको कोई अमाउंट पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बोनस शेयर्स कैसे मिलते हैं आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट। जिस कंपनी के पास बोनस यहाँ पर शेयर्स हैं आपने ले रखे हैं, कंपनी अनाउंसमेंट करती है कि 1:1 बोनस शेयर दिए जाएंगे, यानी एक के बदले एक। तो आपके पास 1000 शेयर्स है तो 1000 बोनस शेयर्स और मिल जाएंगे, या 2:1 है तो 1000 शेयर्स है तो आपके 500 बोनस शेयर्स मिल जाएंगे। तो इनको अक्वायर करने के लिए कोई अमाउंट आपको पे करना है नहीं, तो उसके लिए कॉस्ट क्या हो जाएगी, जीरो। उसके लिए कॉस्ट क्या हो जाएगी, जीरो। बोनस शेयर्स की कॉस्ट क्या होती है, जीरो। लेकिन यदि ये बोनस शेयर्स आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले अक्वायर किए गए हैं स्टूडेंट, यदि ये बोनस शेयर्स आपने अक्वायर किए हैं बिफोर 1 अप्रैल 2001 से पहले अक्वायर कर दिए, तो ऐसे केस के अंदर स्टूडेंट वहां पर कॉस्ट आपको फेयर मार्केट वैल्यू लेनी होगी 1 अप्रैल 2001 की। यानी ये बोनस शेयर्स 1 अप्रैल 2001 से पहले अक्वायर किए गए हैं, तो ऐसे केस में वहां पर उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेनी होगी 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट तो जैसे भी जीरो है और कुछ ना कुछ तो उनकी मार्केट वैल्यू होगी, तो विच एवर हायर लगा लो तो वही आ जाएगी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001। अब आता है राइट शेयर कि कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है। अब कंपनी यदि शेयर्स इशू करती है तो वहां ऑनर आ जाएंगे, यदि लोन लेती है या डिबेंचर इशू करती है तो वहां पर कंपनी के ऊपर फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। मैंने बताया था ना,
कि यदि कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट है तो दो रास्ते से वो फंड की व्यवस्था कर सकती है, या तो इक्विटी शेयर इशू करके, तो इक्विटी शेयर इशू करेगी तो वहां कंपनी में ऑनर आ जाते हैं, ऑनर हो जाते हैं तो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। दूसरा तरीका है लोन लेकर डिबेंचर इशू करके, तो लोन ले लोगे तो ऑनर तो नहीं आएंगे, लेकिन वहां कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा फिक्स कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट पे करने का। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, बीच का रास्ता निकालती है, किसका, राइट शेयर का। क्या निकालेगी, राइट शेयर का। ये कंपनी जो प्रेजेंट शेयर होल्डर है उनको यहां पर कंपनी ऑफर देती है कि आपको हम यहां पर राइट दे रहे हैं कि आपको यहां पर इन शेयर्स को परचेज कर सकते हो। तो ये राइट शेयर को क्यों एग्जीक्यूट करेंगे, तो मैंने कहा कि फेस वैल्यू शेयर्स के 100 रुपए, 100 रुपीज, और फेयर मार्केट वैल्यू आ रही है स्टूडेंट 500। तो यहां राइट शेयर उनको प्रेजेंट शेयर होल्डर को 300 में दिया जाता है, तो ये फेयर मार्केट वैल्यू पे कम पे अलॉट हो रहे हैं। तो ऐसे केस के अंदर वहां पर जो राइट शेयर इनको अलॉट किए जा रहे हैं, तो उनको जो अक्वायर करने के लिए एक्चुअल अमाउंट आपने पे किया है वही स्टूडेंट एक्चुअल अमाउंट ही इस केस में क्या हो जाएगा, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। तो वो राइट शेयर को अक्वायर करने के लिए जो भी स्टूडेंट मैंने एक्चुअल अमाउंट पे किया है वही अमाउंट इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के रूप में आ जाएगा। सेल ऑफ राइट, यदि मेरे पास पैसा नहीं है या मैं कंपनी का राइट शेयर खरीद ही नहीं रहा, तो ऐसे केस में यहां मैं मेरा राइट किसी पर्सन को सेल कर देता हूं, किसी दूसरे पर्सन को सेल कर देता हूं, दिस इज सेल ऑफ द राइट। तो यदि मैंने अपना राइट शेयर किसी दूसरे पर्सन को सेल कर दिया तो इसके लिए जो मैं अमाउंट लेके चल रहा हूं, तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेके चलूंगा, अगेन स्टूडेंट 0। तो सेल ऑफ द राइट या राइट रिनाउंसमेंट, तो ऐसे केस में इसको कॉस्ट क्या होगी, 0। अगेन इसकी कॉस्ट क्या होगी, 0 होगी। ऐसे ही अपन बात करते हैं परचेज ऑफ द रिनाउंसमेंट ऑफ द राइट शेयर। यदि जो मेरे से वो राइट शेयर खरीद रहा है उसके लिए कॉस्ट क्या होगी, जो भी इन राइट शेयर को मेरे से परचेज कर रहा है, तो इसके लिए जो भी उसने मुझे एक्चुअल अमाउंट पे किया है, जो भी इसने इन शेयर को अक्वायर करने के लिए एक्चुअल अमाउंट पे किया है, वही स्टूडेंट इस केस में यहां पर क्या हो जाएगी, मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। इक्विटी शेयर्स कंपनी आपको अलॉट करी है एम्प्लॉय को, या स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर आपको शेयर्स दे रही है, तो इस केस के अंदर यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ द अलॉटमेंट टू एम्प्लॉय। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट ऑफ अलॉटमेंट टू एन एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय को जब अलॉट किए गए थे शेयर्स, तो उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू आपके स्टूडेंट क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। तो वो आपकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपके हो जाएगी। तो फेयर मार्केट वैल्यू as on date of allotment to employee, fair market value as on date of allotment, fair market value as on date of allotment to employee। इसके बाद यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है और ये आपने अक्वायर की गई है बिफोर, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स इक्विटी शेयर्स जिनके ऊपर एसटीटी खरीदते और बेचते वक्त बोथ टाइम एसटीटी हैज बीन पेड, एसटीटी पेड बोथ टाइम एट द टाइम ऑफ द एक्विजिशन और एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर, बोथ टाइम एसटीटी हैज बीन पेड। और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जिनको बेचते वक्त एसटीटी पे किया है, जिनको बेचते वक्त एसटीटी पे किया है, इक्विटी शेयर्स खरीदते हो और बेचते वक्त दोनों टाइम पे एसटीटी पे होगा। और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड जिनको बेचते वक्त एसटीटी पे हुआ है। तो ऐसे केस में यदि ये आपने अक्वायर किए हैं बिफोर 1 अप्रैल 2018, अक्वायर किए गए बिफोर 1 Feb 2018, यानी 1 Feb 2018 से पहले अक्वायर की गई हैं, तो स्टूडेंट इनके ऊपर हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे फाइंड आउट करना होगा। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें लिखना है, फिर आपको फेयर मार्केट वैल्यू देखनी है एज ऑन 31 जनवरी 2018, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018, और स्टूडेंट फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन विच आर इज लोअर एंड देन विच आर इज हायर, ये आपको इसमें लेनी होती है। अब स्टूडेंट अपन बात करते हैं इसके ऊपर इंडेक्स का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, तो इंडेक्स बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल, आपको इसके ऊपर इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। आपको मैंने कहा था वो कंफ्यूज करेगा इंडेक्स दिखा के भी, यहाँ आपको यूज नहीं करना क्योंकि हमने 31 जनवरी 2018 का फेयर मार्केट वैल्यू से कंपेरिजन कर लिया।
तो आपको इस पे इंडेक्स का बेनिफिट नहीं देना है। साथ ही साथ जब टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे तो स्टूडेंट ये कैलकुलेशन चल जाएगी 112A में, जिसके अंदर फर्स्ट 1 लाख अप टू 1 लाख तक तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 1 लाख तक का अमाउंट तो क्या जाएगा एग्जाम्प्ट, और 1 लाख के ऊपर वाले अमाउंट पे टैक्स रेट रहेगा 10%, और फ्लैट 10% रहेगा, चाहे आपकी इनकम कितना भी क्यों ना हो, तो टैक्स का रेट करेगा फ्लैट 10% इस केस में आपके रिप्रेजेंट करेगा। तो अबव रुपीज 1 लाख तो टैक्स का रेट हो जाएगा 10% ऑन एक्सेस फ्रॉम रुपीज 1 लाख। तो 1 लाख के ऊपर वाले अमाउंट पे टैक्स का रेट हो जाएगा स्टूडेंट फ्लैट आपके 10%, अप टू 1 लाख तो एग्जाम्प्ट, और 1 लाख के ऊपर 10% की रेट। क्लियर है स्टूडेंट सभी को? अब देखो स्टूडेंट, अपन बात करते हैं आगे इसमें कि यदि अपन बात करते हैं एसटीटी के लिए, यदि हम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, यदि ये हमने इक्विटी शेयर्स एंड सिक्योरिटी हमने यदि बिजनेस में एज ए स्टॉक एंड ट्रेड में रखे हैं, तो दिस आर पार्ट ऑफ द पीजीपी। और पीजीपी मैंने पढ़ाया था स्पेक्युलेटिव बिजनेस। क्या पढ़ाया था स्टूडेंट? स्पेक्युलेटिव बिजनेस पढ़ाया था। तो वो पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा पीजीपी में, और पीजीपी में की कैलकुलेशन करूंगा, यानी प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस में प्रॉफिट की कैलकुलेशन करूंगा ना, तो जो आपने एसटीटी पे किया है वो इसकी इनकम की कैलकुलेशन में से लेस हो जाएगा। तो एसटीटी पेड डिडक्ट फ्रॉम द P&L अकाउंट अंडर सेक्शन 36(1)(15) से वो आपके लेस हो जाएगा, तो वो अमाउंट आपके क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। लेकिन यदि आप यहां पर इन इक्विटी शेयर्स को, शेयर एंड सिक्योरिटीज को आप हेल्ड करते हो एज ए कैपिटल असेट्स, हेल्ड कैसे करो? कैपिटल असेट्स के रूप में, तो इससे कैपिटल गेन होगा, और कैपिटल गेन में जो एसटीटी पे किया है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, उसको इग्नोर करना है, उसको इग्नोर करना होगा। कोई एडजस्टमेंट हमें यहां पर नहीं करना है, तो उसे इग्नोर करना है। लेकिन ब्रोकरेज पेड किया है एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर डिडक्ट फ्रॉम द सेल्स कंसिडरेशन, यानी जो भी मैंने ब्रोकरेज पे की है इन कैपिटल गेन के ट्रांसफर के दौरान पे, तो स्टूडेंट वो डिडक्ट हो जाएगी मेरे कैपिटल गेन की कैलकुलेशन में। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ट्रांसफर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, देन द फेयर मार्केट वैल्यू आपको कंसीडर करनी होती है एज ऑन 31 जनवरी 2018 इज टेकन हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस। तो यदि आपके जैसे अपन प्राइस आ रही है तो उस दिन की हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस को आपको इसमें रिकॉग्नाइज करना होता है। तो इस टेकन हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस, जो सबसे हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस है वो आपको लेनी होगी। इन केस ऑफ द इक्विटी ओरिएंटेड फंड ट्रांसफर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एट द टाइम एसटीटी पेड एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज टेकन नेट एसेट्स वैल्यू 31 जनवरी 2018। तो उनके इसमें नेट एसेट्स वैल्यू लेनी होगी 31 जनवरी 2018 की, 31 जनवरी 2018 की नेट एसेट्स वैल्यू आपको लेनी होगी। 31 जनवरी 2018 का नेट एसेट्स वैल्यू आपको कंसीडर करना होता है। अब आते हैं स्टूडेंट, ये तो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई थी। अब आते हैं फुल वैल्यू ऑफ द कंसीडरेशन, यानी हम इन इक्विटी शेयर्स या कैपिटल एसेट्स को सेल कर रहे हैं, यानी हम जो कैपिटल एसेट्स को सेल कर रहे हैं स्टूडेंट, तो वहां मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या होगा? यदि मैं इन कैपिटल एसेट्स को सेल कर रहा हूं तो मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या होगा? तो यानी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या होगा? तो जो भी मैंने एसेट्स को सेल किया, तो इसके लिए जो भी अमाउंट मैं रिसीव कर रहे हैं या फिर रिसीवेबल है, रिसीव्ड या फिर रिसीवेबल दिखाई दे रही है ऑफ सच कैपिटल एसेट्स, तो स्टूडेंट वो मेरे लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन दिखाई दे जाएगा। तो वो मेरे लिए क्या होगी? फुल वैल्यू ऑफ दी कंसीडरेशन मेरे यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो जैसे मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, मैंने 10 लाख में प्लॉट परचेज किया था, अब मैं उसे 15 लाख में सेल कर रहा हूँ, जिसमें 12 लाख तो मैंने अभी ले लिया और 3 लाख मैं नेक्स्ट ईयर भी लूंगा। लेकिन टैक्स पे करने के लिए मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, यानी मेरा सेल्स कंसीडरेशन क्या दिखाई देगा? पूरा 15 लाख, पूरा 15 लाख मेरा यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन दिखाई दे जाएगा। तो पूरा 15 लाख यहाँ पर मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन के रूप में दिखाई देगा। अब लेकिन अपन बात करते हैं आगे स्पेशल केसेस, जैसे अपन इसी में अपन बात करते हैं स्पेशल केसेस में। यदि मान लीजिएगा मैंने अपनी कैपिटल एसेट्स का इंश्योरेंस करा रखा था और वो एसेट्स लॉस्ट बाय फायर, लॉस्ट बाय अर्थक्वेक हो गई और इंश्योरेंस कंपनी से मुझे क्लेम मिल रहा है, तो सेक्शन 45(1)(a), सेक्शन 45(1)(a) के अंदर यहां पर जो भी इंश्योरेंस कंपनी से मुझे अमाउंट मिल रहा है मनी के रूप में, वो प्लस एसेट्स मिल रही है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, काइंड से मिल रहा है, नॉन मॉनेटरी है, तो काइंड्स में मुझे उसका वैल्यू कंसीडर करना होगा, यानी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू मुझे लेनी होगी।
लेकिन इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट उस साल टैक्सेबल होगा जिस साल मुझे एक्चुअल में ये अमाउंट रिसीव का। तो इंश्योरेंस क्लेम जिस साल मुझे मिलेगा उस साल स्टूडेंट मुझे टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो नोट लिखना है कि टैक्सेबल उस साल होगा जिस साल एक्चुअल में इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। मैंने कहा आपके असर डिस्ट्रॉय हो गई, उसके बाद वहां पर इंश्योरेंस कंपनी चेक करिए कि आपके सर्स है या नहीं है, कितना नुकसान हुआ, उसमें 2 साल 3 साल निकल गए। तो ये 2 साल 3 साल के अंदर आपको टैक्स उस साल देना है जिस साल इंश्योरेंस कंपनी का आपको अमाउंट रिसीव होगा। उस साल आपको इंश्योरेंस कंपनी के अमाउंट जो रिसीव होता है उस पर आपको टैक्स देना होता है। नाउ स्टूडेंट आता है कैपिटल असेट्स कन्वर्ट इनटू स्टॉक। यदि कैपिटल असेट्स स्टॉक में कन्वर्ट हो रही है तो स्टूडेंट इस केस में मैंने कहा कि यहां पर बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों को हम सेपरेट मानते हैं। तो यदि जो बिजनेसमैन है अपनी कैपिटल असेट्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर रहा है तो आगे जो बिकेगा वो तो क्या करेगा, बिजनेस इनकम राइज करेगा, वो तो बिजनेस इनकम राइज करेगा। लेकिन जब आप अपनी कैपिटल असेट्स को कन्वर्ट करें तो स्टूडेंट ये कहता है कि उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू आपके लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानते हुए आपको डिम्ड कैपिटल गेन अराइज करना है। डिम्ड कैपिटल गेन अराइज करना है, उसका रीजन है क्योंकि लोग बाग में तो कैपिटल गेन बचा लेंगे। तो ऐसे केस में फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द कन्वर्ट डेट। तो अब आप अपने आप को पैसा दोगे नहीं, तो ऐसे केस में स्टूडेंट जब मैं अपनी कैपिटल असेट्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर रहा हूं तो जिस दिन मैं इसे स्टॉक में कन्वर्ट कर रहा हूं उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू मेरे लिए क्या बन जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। इंडेक्स भी मुझे वहीं तक मिलेगा जब तक ये कैपिटल असेट्स है, बाद में तो स्टॉक बन गया, स्टॉक पे कभी इंडेक्स मिलता नहीं है। तो जिस साल कन्वर्ट किया वहीं तक का इंडेक्स मिलेगा। और टैक्सेबल उस साल होगा जब यहां से स्टॉक बिकेगा तो एक्चुअल में मेरे पास पैसा आएगा तो गवर्नमेंट को टैक्स एक्चुअल वाला देना होता है। तो टैक्स मुझे एक्चुअल वाला ही देना होगा। जब स्टॉक बिकेगा तो एक्चुअल में पैसा आएगा तब मुझे टैक्स देना होगा। तो स्टूडेंट कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम पे दोनों पे टैक्स मुझे उस साल देना है जिस साल यहां से स्टॉक बिकेगा। जिस साल यहां से स्टॉक बिकेगा उस साल आपको पेमेंट करना होगा। तो ऐसे केस में कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम बोथ आर टैक्सेबल इन द ईयर सेम फाइनेंशियल इन विच सच स्टॉक इज सोल्ड। जिस साल स्टॉक बिकेगा उस साल आपको टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। अब स्टूडेंट जब बिजनेस से स्टॉक बिकेगा तो ये सेल्स वैल्यू आएगी और जहां तक मैं टैक्स दे चुका हूं फेयर मार्केट वैल्यू तक टैक्स चुका हूं वो मेरे लिए क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। तो स्टूडेंट वो मेरे लिए एज इट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी और उसको लेस करते ही मेरे क्या जाएगी, बिजनेस इनकम। तो वो आगे वाले अमाउंट पे मुझे उसे बिजनेस इनकम के रूप में टैक्स पे करने के लिए कंसिडर करना होगा। तो वो आगे वाली अमाउंट मुझे इसमें टैक्स पे करने के लिए कंसिडर करनी होती है। अब नेक्स्ट अपन लेके चलते हैं कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द कैपिटल एसेट्स। यानी आपने किसी भी कैपिटल एसेट्स का कंपल्सरी एक्विजिशन किया गया है। तो ऐसे केस में मैंने कहा कि जैसे गवर्नमेंट क्या कर रही है, रोड का एक्सटेंशन कर रही है और उसमें किसी का मकान आ रहा है, किसी की शॉप आ रही है, तो अब गवर्नमेंट उन्हें कंपनसेशन का अमाउंट दे रही है। एक तरह से गवर्नमेंट उनसे वो प्रॉपर्टी खरीद रही है और खरीदने के बदले में वो कंपनसेशन का अमाउंट दे रही है। तो उसे स्टूडेंट किस तरह से कैपिटल गेन के लिए लायबल बनाएंगे। तो कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द कैपिटल एसेट्स, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, एंटायर कंपनसेशन अमाउंट। जो भी कंपनसेशन का अमाउंट आपके डिसाइड हुआ, जो गवर्नमेंट आपको कंपनसेशन का अमाउंट डिसाइड करिए, वो पूरा का पूरा कंपनसेशन का अमाउंट यहां कैपिटल गेन के लिए लायबल हो जाएगा। फिर ये कहता है इंडेक्स वहीं तक मिलेगा जब तक कैपिटल एसेट्स आपके कंपल्सरी एक्वायर की गई। जब तक कैपिटल एसेट्स कंपल्सरी एक्वायर की गई वहीं तक का लास्ट इंडेक्स मिलेगा। उसके बाद वो कैपिटल एसेट्स है नहीं, उसके बाद तो आप ऑनर ही नहीं बचे, गवर्नमेंट ऑनर हो गई। तो अब 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद कंपनसेशन का अमाउंट मिले, लेकिन आपके इंडेक्स वहीं तक मिलेगा जब तक आप उससे सर्च करने थे। बाद में तो गवर्नमेंट है, उसके बाद तो टैक्स कौन देगा वहां, उसके बाद तो इंडेक्स आपको नहीं मिलेगा। तो आपको इंडेक्स वहीं तक मिलेगा जब आप असेट्स के ओनर थे, बाद में तो गवर्नमेंट ओनर है। लेकिन टैक्स आपको उस साल देना है जब ये कंपनसेशन का अमाउंट एक्चुअल में आपके रिसीव होगा। तो टैक्सेबल उस साल होगा जिस साल कंपनसेशन का अमाउंट आपको एक्चुअल में रिसीव होगा। पता चला आपसे असेट्स भी ले ली और टैक्स आप मारेंगे तो आप सुसाइड कर लोगे। मैंने बताया था ना कि आपके असेट्स है, उसका कंपल्सरी आपका मकान भी गवर्नमेंट ने जबरदस्ती ले लिया, तोड़ भी दिया और फिर गवर्नमेंट कहती है ला भैया टैक्स हो दे, तो आप सुसाइड कर लोगे ना। तो मैंने कहा टैक्स आपको उस साल देना है जिस साल कंपनसेशन का अमाउंट मिलेगा, तो उस अमाउंट में से आपको टैक्स का अमाउंट पे करना होता है। अब ये कहता है कि यदि कंपनसेशन का अमाउंट यदि इंस्टॉलमेंट में मिलता है तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहती है हम आपको इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, लेकिन आप हमें टैक्स एक लमसम अमाउंट में देना होगा और वो भी तब देना होगा जब आपके पहली इंस्टॉलमेंट आपको मिलती है। इफ कंपनसेशन अमाउंट से इन द इंस्टॉलमेंट तो एंटायर कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल व्हेन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाज अमाउंट रिसीव बाय द, जब आपको पहली इंस्टॉलमेंट अमाउंट आपको मिलेगा उस साल आपको टैक्स का अमाउंट पे करना होगा। इसके बाद स्टूडेंट अपन बात करते हैं इफ एससी नॉट सेटिस्फाई।
अब मान लो जो कंपनसेशन आपको मिल रहा है उस कंपनसेशन के अमाउंट से ऐसे सेटिस्फाई नहीं है, तो कहाँ जाएगा, वो कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जाके क्या करेगा स्टूडेंट, अपील फाइल कर देगा। कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जाके क्या फाइल करेगा, अपील फाइल कर देगा। और ऐसे केस में स्टूडेंट जब वो अपील फाइल करेगा तो उसके दो इफेक्ट होंगे, या तो कंपनसेशन का अमाउंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज भी हो सकता है। यदि गवर्नमेंट आपके अपील से सेटिस्फाइड है कि हाँ भी कंपनसेशन का अमाउंट कम मिला है, तो गवर्नमेंट आपके कंपनसेशन का अमाउंट को इंक्रीज करती है, तो उसको बोलते हैं इंक्रीज इन द कंपनसेशन। इंक्रीज इन द कंपनसेशन, उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन कंपनसेशन। और इंक्रीज इन कंपनसेशन में कहता है कि दिस द कॉल ऑफ द एनहांस कंपनसेशन, को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एनहांस कंपनसेशन। और एनहांस कंपनसेशन अमाउंट टैक्सेबल होगा रिसीव्ड बेस पे, जिस साल आपको रिसीव होगा उस साल आपके टैक्सेबल होगा। और स्टूडेंट इसमें कोई खर्चे की छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि खर्चे की छूट अपन ऑलरेडी पहले ही बुक कर चुके हैं, तो दोबारा कोई खर्चे की छूट नहीं देनी, क्योंकि अपन यहां पर जब ओरिजिनल कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे थे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपन यहीं लेस कर चुके हैं, तो यहां कोई अमाउंट लेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन स्टूडेंट इसमें से सिर्फ लीगल एक्सपेंस आपके अलाउड हो जाएंगे जो कोर्ट में अपील करने के दौरान आपने किए गए हैं, तो ओनली लीगल एक्सपेंस आर परमिटेबल। तो लीगल एक्सपेंस जो आपके हुए हैं उनको आपके इसमें से लेस करने के लिए बता देगा। अब इसका नेचर शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म का, दिस द डिपेंड ऑन द ओरिजिनल कैपिटल गेन। यानी आपका ओरिजिनल कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है तो ये भी शॉर्ट टर्म होगा, और ओरिजिनल कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है तो ये भी लॉन्ग टर्म होगा। मैंने आपको बताया था, क्योंकि असेट्स तो उसी टाइम ट्रांसफर हो चुकी है। ये तो लिटिगेशन किसको लेकर है, अमाउंट को लेकर है। असेट्स की ओनरशिप तो वहीं खत्म हो गई थी जब गवर्नमेंट ने आपसे वो प्रॉपर्टी लेकर रोड बनाई थी, ठीक है, एयरपोर्ट का एक्सचेंज किया था। तो ऐसे केस के अंदर ऑनरशिप तो आपके पास वहीं तक थी, उसके आगे आप ऑनर नहीं हो। ये तो अमाउंट को लेकर डिस्प्यूट था जो उसकी आप रिजोल्व होकर आ रहा है, तो इसका नेचर वही होगा जो शॉर्ट टर्म, जो ओरिजिनल कैपिटल गेन का था। यदि वो शॉर्ट टर्म था तो ये भी शॉर्ट टर्म, वो लॉन्ग टर्म था तो लॉन्ग टर्म का। लेकिन गवर्नमेंट आपकी कंपनसेशन का अमाउंट को डिक्रीज कर देती, तो ऐसे केस में हमें रिकम्पिटिशन करना होगा, और पूरा रिकम्पिटिशन करते हुए यदि आपका रिफंड बनता है तो आप रिफंड क्लेम कर जाओगे। अब मान लीजिए स्टूडेंट गवर्नमेंट आपके कंपनसेशन का अमाउंट को 10 लाख से इंक्रीज कर देती है, तो 10 लाख जो इंक्रीज होकर अमाउंट मिल रहा है, तो आपको पता है कोर्ट के अंदर तो तारीख पे तारीख मिलते हैं, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल निकल जाते हैं। तो ऐसे केस में वो 10 लाख रुपए दिए, 10 साल के बाद दिए, तो आप क्या कहोगे कि सर ये तो पहले ही दे देते तो मैं अभी तक इसको बैंक में जमा करा के इंटरेस्ट कमा लेता। तो आप अब वहां पर इंटरेस्ट के लिए केस कर रहे हो, और अब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, हो सकता है 1 साल बाद 2 साल बाद 5 साल बाद, तो ये ड्यू बेस पे टैक्सेबल नहीं होगा, रिसीव बेस पे टैक्सेबल होगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन, इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन भी टैक्सेबल होगा, रिसीव बेस पे यानी कैश बेस पे टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये इंटरेस्ट का अमाउंट है, ये आपके स्टूडेंट टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, इस इंटरेस्ट के अमाउंट पे स्टूडेंट फ्लैट 50% आपको रिडक्शन देनी है, और 50% देकर 50% ही आपका टैक्सेबल होगा। जैसे मेरे को इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन मिला 5 लाख, कितना मिला स्टूडेंट 5 लाख, तो 5 लाख का 50% कितना, 250 का डिडक्शन देके 250 का ही अमाउंट मेरे टैक्सेबल होगा। तो इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन में फ्लैट 50% का डिडक्शन देके बैलेंस 50% ही आपको टैक्सेबल किया जाता है। इसी तरह से अपन बात करते हैं, यदि आपकी कंपनसेशन का अमाउंट मिलता है इन केस ऑफ डेथ ऑफ द ट्रांसफरर, जो इसकी ट्रांसफरर उसकी डेथ हो गई, उसके बाद कंपनसेशन का अमाउंट या एनहांस कंपनसेशन का अमाउंट आपको मिलता है, कंपनसेशन या एनहांस कंपनसेशन अमाउंट या इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन का अमाउंट मिलता है, तो इस पे टैक्स वो पर्सन देगा जो ये कंपनसेशन का अमाउंट एक्चुअल में रिसीव कर रहा है। तो यानी बेटा रिसीव कर रहा है तो बेटा, पोता रिसीव कर रहा है तो मैंने बताया था पोता इस केस में आपका टैक्स पे करेगा। जो भी कंपनसेशन का अमाउंट रिसीव कर रहा है तो गवर्नमेंट कहता है जो पैसा ले रहा है ना इसमें टैक्स भी दे, तो जो भी पर्सन पैसा लेगा उसे उसमें से टैक्स देना होगा। तो पर्सन हु रिसीव्ड द सेड अमाउंट, जो इस कंपनसेशन का अमाउंट को रिसीव कर रहा है स्टूडेंट, वो इस पे आपको टैक्स पे करने के लिए लायबल होता हुआ दिखाई दे जाएगा। अब इसके बाद मैंने एक पॉइंट लिखवाया था सेक्शन 10 सबसेक्शन 37, जिसमें आपको पर्टिकुलर बताया था कि ये बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल और एचएफ को दिया गया है। किसको दिया गया है? ओनली फॉर इंडिविजुअल और एचएफ। एलिजिबल कौन हुआ था स्टूडेंट? एलिजिबल फॉर इंडिविजुअल और एचएफ को ये बेनिफिट आपके दिया गया है। कंडीशन क्या थी? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कंपल्सरी अक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। कोई भी देखो, रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल सर्च नहीं है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो आपकी कैपिटल सर्च नहीं है, तो कोई कैपिटल गेन ही नहीं होगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है और उसका यहां पर कंपल्सरी एक्वाजिशन किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई की नोटिफिकेशन कब किया जा रहा है? ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2004। ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2004 के बाद किया जा रहा है। सच एग्रीकल्चर लैंड यूज बाय द एससी
or his parent at least 2 years for immediately proceeding from the date of the transfer for the agriculture purpose. यानी यहाँ पर such agriculture land used by SC or his parents at least 2 year from the date of the transfer फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, यानी उस एग्रीकल्चर लैंड को ऐसे कम से कम 2 साल कम से कम आपके एग्रीकल्चर पर्पज में यूज किया गया था। तो ऐसे केस के अंदर स्टूडेंट जो भी आपके यहां पर कंपनसेशन का अमाउंट आएगा वो फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 37 में। पूरा का पूरा अमाउंट स्टूडेंट क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाता है एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 37 में। जितना भी कैपिटल गेन का अमाउंट आएगा वो स्टूडेंट पूरा का पूरा मेरा यहां पर क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 37 इस केस में आपके बता रहा है। अब आगे लेके चलते हैं सेक्शन 46। सेक्शन 46 क्या कह रहा है स्टूडेंट, आप समझिएगा। ये कहता है कि आपके लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, यानी जब कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है तो कंपनी का जो शेयर होल्डर है ना, उसके पास कंपनी के शेयर्स हैं, वो एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में आपके क्या होंगी, कैपिटल असेट्स होंगी। यानी जो कंपनी के शेयर्स हैं वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में क्या है, कैपिटल असेट्स हैं। और उनका ट्रांसफर किसके पास हो रहा है स्टूडेंट, कंपनी के पास हो रहा है। उनका ट्रांसफर शेयर होल्डर कहेगा ये पकड़ो सर आपके शेयर्स और मुझे तो मेरा पैसा दो। आपको बताया था सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में शेयर्स एंड सिक्योरिटी आर द कैपिटल असेट्स, तो कैपिटल असेट्स है। और जब कंपनी लिक्विडेशन पे जा रही है तो अब शेयर होल्डर उन शेयर्स को रख के क्या करेगा, वो कहेगा ये लो सर अपने शेयर्स, मुझे तो मेरा पैसा दे दो। तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पर जो शेयर्स है वो आपके किसको दिए जा रहे हैं, यहाँ पर कंपनी को दे रहा है, तो वो ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसे केस में यहां पर कैपिटल गेन होगा, लेकिन कैपिटल गेन होने के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेके चले। तो जो कंपनी के असेट्स हैं तो कंपनी कहेगी साहब आप आओ, आप कंपनी के ऑनर है, तो जो बचा कुचा पैसा है वो सब आपका है, बचा कुचा पैसा सब आपका है। लेकिन पहले हम आउटसाइडर को पेमेंट तो कर दें। तो कंपनी क्या करेगी, जितनी भी कंपनी के पास असेट्स रखी है उसको फेयर मार्केट वैल्यू पे किस पे लेके जाएगी स्टूडेंट, फेयर मार्केट वैल्यू पर रियलाइज करेगी। और उसमें से आउटसाइडर लायबिलिटी, और आउटसाइडर लायबिलिटी मैंने कहा कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आती है, प्रोविजन फॉर टैक्स। एक तरह से प्रोविजन फॉर टैक्स, जो आउटसाइडर लायबिलिटी है इनकम टैक्स को अपन देने की बात कर रहे हैं, वो लायबिलिटी को लेस करते हैं। इसी तरह से सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, क्रेडिटर्स, इन सबको पेमेंट करने के बाद जो बच गया वो शेयर होल्डर फंड के नाम से आइडेंटिफाई होता है। वो अमाउंट आपके शेयर होल्डर फंड के नाम से होता है। अब जब स्टूडेंट वो शेयर होल्डर फंड के नाम से आता है तो इसमें एक पोर्शन तो जाएगा शेयर कैपिटल के लिए और एक पोर्शन हो जाएगा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लिए। और मैंने कहा यदि कंपनी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हर साल, अब ये प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को बांट देती है, हर साल अपने शेयर होल्डर को बांट देती है, तो दिस द अमाउंट इज कॉल्ड डिविडेंड। और वो डिविडेंड के रूप में आपके शेयर होल्डर को मिलता। और जब डिविडेंड के रूप में मिलता तो ऐसे केस में वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होता। तो पहले तो मैं यहां पर इस शेयर होल्डर फंड में दो चीजों का पैसा है, शेयर कैपिटल का और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का। तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वाला अमाउंट क्या जाएगा, डिम्ड डिविडेंड। क्या मान लो उसे डिम्ड डिविडेंड एज पर सेकंड 2 सबसेक्शन 22C 2 सबसेक्शन 22C के अंदर डिम्ड डिविडेंड मानते इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में शेयर होल्डर के हाथों में टैक्सेबल कर दूंगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। लेकिन जब मैं बात करता हूं कि जो शेयर होल्डर फंड में से अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वाला अमाउंट इधर चला गया तो शेयर कैपिटल के लिए कितना अमाउंट बचा, तो शेयर होल्डर फंड में से अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पे क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। तो वो शेयर्स कैपिटल के लिए मिल रहा है, तो ये अमाउंट मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फुल वैल्यू ऑफ द कंसीडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ द कंसीडरेशन ये अमाउंट इस केस में आ जाएगा। सीधा सिंपल है, टोटल शेयर होल्डर फंड, उसमें एक पोर्शन शेयर कैपिटल के लिए, एक पोर्शन प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट वाला डिविडेंड बन जाएगा, डिविडेंड वाला अमाउंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चल जाएगा और अदर सोर्स में जाते हुए शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। जो अमाउंट शेयर कैपिटल के लिए मिल रहा है वो अमाउंट आपके फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बन जाएगा और जितने में हमने इन शेयर को खरीदा गया वो इसमें से लेस करके हमारे लिए कैपिटल गेन निकल के आ जाता है। इसी तरह से स्टूडेंट आगे अपन बात करते हैं बायबैक ऑफ द शेयर्स। यदि कंपनी अपने ही शेयर्स को क्या कर रही है, बायबैक कर रही है, तो ऐसे केस में स्टूडेंट वहां पर जब कंपनी अपने ही शेयर्स को यहां पर बायबैक करती है तो उसका क्या ट्रीटमेंट हमारे किया जाएगा। तो अपन बात करते हैं बायबैक ऑफ द शेयर्स। तो
तो देखो बायबैक यदि कर रही है तो इस केस में पहले अपन बात करते हैं शेयर्स का हो रहा है या सिक्योरिटीज का हो रहा है, शेयर्स का हो रहा है या फिर सिक्योरिटीज का हो रहा है। यदि शेयर्स का यदि बायबैक कंपनी करती है और कंपनी क्या है डोमेस्टिक कंपनी, कंपनी क्या है डोमेस्टिक कंपनी या फिर अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, यदि कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है तो ऐसे केस में वहां पर डोमेस्टिक कंपनी को एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। किसको? डोमेस्टिक कंपनी को एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। और एडिशनल इनकम टैक्स की रेट क्या है? 20% प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन। Now this the effective rate is called 23.296%, 23.296 इफेक्टिव रेट आ जाएगी। यानी इस पे आपके डोमेस्टिक कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा, उसका नाम होगा एडिशनल इनकम टैक्स, यानी अपना इनकम टैक्स से हटकर उसे बायबैक के दौरान ये टैक्स कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो जब कंपनी ने स्टूडेंट टैक्स पे कर दिया तो शेयर होल्डर के खाते में वो अमाउंट क्या जाएगा? पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 में वो पूरा ही अमाउंट शेयर होल्डर के लिए क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाता है। लेकिन यदि अदर देन डोमेस्टिक कंपनी यानी फॉरेन कंपनी है, जब फॉरेन कंपनी तो वो क्यों टैक्स पे करेगी? वो तो टैक्स देगी नहीं और हम उससे टैक्स रिकवर भी नहीं कर सकते। तो फिर भैया ऐसे केस में शेयर होल्डर टैक्स पे करेगा। शेयर होल्डर टैक्स पे करेगा तो शेयर होल्डर सेक्शन 46 पर टैक्स कैसे पे करेगा? तो जो कंपनी वहां पर बायबैक करने के लिए अमाउंट पे कर रही है तो डेफिनेटली ये अमाउंट मार्केट वैल्यू से ज्यादा होगा, फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा होगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू देगी ना तो मार्केट वैल्यू पे तो सब अपने मार्केट में बेच देंगे शेयर्स को। तो कंपनी जब बायबैक करती है तो जो ऑफर प्राइस दे रही है वो मार्केट वैल्यू से ज्यादा होगी, और मार्केट वैल्यू से ज्यादा होगी तो ऐसे केस में तो जो बायबैक करने के लिए ऑफर प्राइस दी गई वो तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन हो जाएगा, और उसमें से कितने में आपने शेयर्स परचेज किए शेयर होल्डर ने वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी, वो आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। उसको लेस कर दो तो स्टूडेंट आएगा कैपिटल गेन का अमाउंट आ जाएगा, तो वो स्टूडेंट फिर आपका जाएगा कैपिटल गेन का अमाउंट हो जाएगा। सिमिलर कैलकुलेशन सिक्योरिटीज के केस में, चाहे डोमेस्टिक कंपनी हो चाहे फॉरेन कंपनी हो कोई एडिशनल टैक्स पे नहीं करना। कौन देगा? सिक्योरिटी होल्डर टैक्स पे करेगा। यदि आपके सिक्योरिटीज है तो सिक्योरिटी होल्डर इस पर टैक्स पे करेगा। अब यहां पर एक केस आता है कि यदि डोमेस्टिक कंपनी शेयर्स का बायबैक करती है तो उस बायबैक करने के दौरान जो एडिशनल इनकम टैक्स बना उसे विद इन द 14 डेज कंपनी को यह एडिशनल टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देना है। यदि गवर्नमेंट को 14 डेज में जमा नहीं कराया तो इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, वो होगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। इसके ऊपर इंटरेस्ट किस पे लगेगा? कंपनी के ऊपर लगेगा, और कंपनी को वो टैक्स प्लस इंटरेस्ट आपको डिपॉजिट कराना होता है। नाउ स्टूडेंट अपन बात करते हैं बायबैक के बाद सेक्शन 47 जिसको कि अपन ने बात किया ट्रांसफर नॉट ट्रीटेड एज ए ट्रांसफर, कि ट्रांसफर को ट्रांसफर नहीं मानते इन केसेस में। और जब ट्रांसफर को ट्रांसफर नहीं मानते तो स्टूडेंट कोई कैपिटल गेन अराइज भी नहीं होगा। जब अपन बात करते हैं कि हम ट्रांसफर को ट्रांसफर नहीं मान रहे तो मैंने आपको काफी केस बताए थे जिसमें कैपिटल गेन आपका अराइज नहीं होगा। पहला केस आता है कि गिफ्ट है, विल है, इरोकेबल ट्रस्ट के रूप में आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है तो वो ट्रांसफर नहीं मान जाएगा और स्टूडेंट उस पर कोई कैपिटल गेन अराइज होके नहीं आता। टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ द एचएफ, टोटल और पार्टीशन हो रहा है एचएफ का, तो इस केस में भी ट्रांसफर नहीं मान जाएगा और स्टूडेंट कोई कैपिटल गेन उस पर निकल के नहीं आएगा। कोई भी ट्रांसफरर है, ट्रांसफरी को यदि अपन बात कर रहे हैं असेट्स ट्रांसफर कर रहे हैं और ट्रांसफरिंग मस्ट बी इंडियन कंपनी, इन केसेस में अमलगमेशन का केस है तो अमलगमेटेड कंपनी और अमलगमेटिंग कंपनी, तो अमलगमेटिंग कंपनी के पास असेट्स जा रही तो वो क्या होगी? ट्रांसफरी। देखो ये ट्रांसफर की लिस्ट है, ये ट्रांसफर की लिस्ट है। तो यदि ट्रांसफरी मस्ट बी इंडियन कंपनी है और होली जैसे अपन बात करते हैं इंडियन कंपनी है तो ऐसे केस में ट्रांसफर नहीं मान जाएगा और कोई कैपिटल नहीं होगा। तो अमलगमेटेड कंपनी ऑल द असेट्स अपन किसको दे रहे हैं? अमलगमेटिंग कंपनी को दे रहे हैं। डिमर्जर केस में रिजल्टिंग कंपनी को दे रहे हैं। होल्डिंग कंपनी के केस में सब्सिडरी कंपनी को दे रहे हैं और सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को दे रही है। लेकिन ये सब रिसिपेंट क्या है? मस्ट बी इंडियन कंपनी है, तो स्टूडेंट ऐसे केस में कोई ट्रांसफर नहीं मान जाएगा। शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरिंग कंपनी नॉट ट्रीटेड एज ए ट्रांसफर, यानी जो आपके ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर हैं वो ट्रांसफरिंग कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, तो ऐसे केस में ट्रांसफर नहीं मान जाएगा। जैसे मैंने कहा देना बैंक के हैं वो बीओबी में मर्ज हो गई, तो बीओबी के अंदर मर्ज हो गई तो जो देना बैंक के शेयर होल्डर थे उनको बीओबी के शेयर्स मिल गए, तो इसके दौरान देना बैंक के शेयर होल्डर को बेनिफिट हो रहा है। किसको बेनिफिट हो रहा था? देना बैंक के शेयर होल्डर को बेनिफिट हो रहा है। उन पे उनके कोई टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। तो बीओबी के शेयर्स देना बैंक के शेयर होल्डर्स को मिल गए, तो इसकी वजह से देना बैंक के शेयर होल्डर्स को बेनिफिट हो रहा है। तो ऐसे केस में वहां पर वो बेनिफिट उनके लिए टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ ट्रांसफर नहीं मान रहे। ये चीज अपन ने डिस्कस की थी। इसके बाद सोल प्रोप्राइटर अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट कर रहा है,
पार्टनरशिप फर्म अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट करा लेती है, या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अपने आप को स्टूडेंट किस में कन्वर्ट कर लेती है, आपके एलएलपी में कन्वर्ट कर लेती है। और इनमें दोनों में कंडीशन है कि एटलीस्ट 50% शेयर होल्डर मस्ट बी प्रेसिडिंग ऑनर होने चाहिए, यानी 50% शेयर होल्डर वही होने चाहिए जो पहले वाले ऑनर थे, सोल प्रोप्राइटर होने चाहिए। फर्म है वो कंपनी में कन्वर्ट हो रही है तो 50% पार्टनर उस कंपनी का शेयर होल्डर हो जाना चाहिए और 5 साल तक होल्डिंग रखनी चाहिए। ऐसी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अपने आप को किस में कन्वर्ट करिए, एलएलपी में, तो स्टूडेंट उसमें भी एटलीस्ट 50% पार्टनर मस्ट बी प्रेसिडिंग शेयर होल्डर होनी जानी चाहिए और वो 5 साल तक इस होल्डिंग को अपने साथ कंटिन्यू करनी चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस को उसके अंदर कवर करता है, तो ये हमारे इस केस में बता रहा है। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपन कंटिन्यू करेंगे आगे सेक्शन 50 के साथ। थैंक यू वेरी स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, अब अपन बात करते हैं सेक्शन 50 जो कि आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज कर था ब्लॉक के ऊपर। आपके 50 और 50A जो मैंने डेप्रिशिएबल वाली असेट्स के लिए बताया था ना, कि जो भी आपके डेप्रिशिएबल असेट्स हैं उनके ऊपर हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। तो वहां मैंने आपको बताया था ओपनिंग बैलेंस ऑफ WD, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, और फिर उसके बाद जो ब्लॉक तैयार हो गया उसमें से सेल्स वैल्यू को लेस कर देते हैं, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। तो ऐसे केस के अंदर वहां अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आया था डेप्रिशिएबल असेट्स के लिए। तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं पीजीपी में भी और स्टार्टिंग में भी। अब मैं डायरेक्ट आ रहा हूं सेक्शन 50B जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो इसमें से एग्जाम में 8 मार्क्स तक कैपिटल गेन का क्वेश्चन आ जाता है। स्लम सेल्स, स्लम सेल्स के बारे में मैंने बताया था कि जब आपकी कोई कंपनी अपनी एक ब्रांच या डिवीजन को सेल कर रहा है, यूनिट को सेल कर रहा है, जो बार बार लॉस पे लॉस अराइज कर रही थी, तो ऐसे केस में कंपनी वहां पूरी की पूरी ब्रांच या यूनिट को ट्रांसफर कर रहा है। इंडिविजुअल असेट्स आर नॉट ट्रांसफर, यानी वहां पर कभी भी इंडिविजुअल असेट्स को नहीं बेचेंगे, पूरी की पूरी यूनिट या ब्रांच को अपन ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्लम सेल्स। क्या बोल रहे हैं? स्लम सेल्स। तो स्लम सेल्स सेक्शन 50B, एंटायर यूनिट ब्रांच ट्रांसफर बाय द SC, यानी इंडिविजुअल असेट्स कैन नॉट बी ट्रांसफर। तो वहां कभी भी इंडिविजुअल असेट्स ट्रांसफर नहीं होगी, पूरी की पूरी यूनिट या ब्रांच ट्रांसफर होती है। तो ऐसे केस में यदि आपने यहां पर स्लम यूनिट को 36 मंथ या उससे कम रखा है तो शॉर्ट टर्म होगा, 36 मंथ से ज्यादा रखा है तो स्टूडेंट लॉन्ग टर्म होगा, यानी स्लम यूनिट को 36 मंथ से एक्सेस रखा है तो लॉन्ग टर्म होगा। अब इस केस में ये कहता है कि जब लॉन्ग टर्म होगा तो इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा स्टूडेंट। जब इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो दोनों का गेन ही क्या होगा? एक ही आएगा। सब इंडेक्स की वजह से तो बेनिफिट में चेंज होता है। तो ऐसे केस में जब स्टूडेंट आपको यहां पर इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो दोनों से, शॉर्ट टर्म से भी और लॉन्ग टर्म से, दोनों से आपका कैपिटल गेन एक ही आएगा। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाएगा? एक ही होगा। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा। और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकालेंगे? तो मैंने कहा एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर लेना होता है, विच एवर इज हायर ले। तो ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का जो कि वर्किंग नोट नंबर मैं 1 में डिस्कस करूंगा। उसमें से ट्रांसफर एक्सपेंस यानी बेचते वक्त जो भी ट्रांसफर एक्सपेंस है उनको आप लेस कर दो। लेस करने के बाद जाएगा नेट सेल्स कंसिडरेशन, उसके बाद क्या जाएगा? नेट सेल्स कंसिडरेशन। और नेट सेल्स कंसिडरेशन आने के बाद क्या जाएगा? हमने इन असेट्स को परचेज किया तो कॉस्ट नहीं लेनी होती, यहां नेट वर्थ लेते हैं और नेट वर्थ लेने की वजह से इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलता, इसलिए आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। तो यदि क्वेश्चन में कंफ्यूज करे आपको इंडेक्स देखे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो यहां इंडेक्स का बेनिफिट इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि अपन नेट वर्थ को लेस करेंगे और नेट वर्थ को लेस करने के बाद स्टूडेंट आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ होल्डिंग अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब पहला देखते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन, जिसका एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन कितने में हमने बेचा, या फेयर मार्केट वैल्यू। तो अपन फुल फेयर मार्केट वैल्यू फर्स्ट केस में आपके लेके चलेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू, और दूसरा फेयर मार्केट वैल्यू या इसको इस तरह से लिख लो, फेयर मार्केट वैल्यू, और दूसरा एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन विच आर इज हायर, विच आर इज हायर। तो एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन कितने में हमने बेचा और फेयर मार्केट वैल्यू और सच स्लम यूनिट विच आर इज हायर आपको इस केस में कंसीडर करनी होगी। अब आते हैं नेटवर्थ कैलकुलेशन में टोटल असेट्स का वैल्यू क्या होगा। तो यदि डेप्रिशिएबल असेट्स है तो तो सेक्शन 43(6)(c) के अकॉर्डिंगली WDV लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे स्टूडेंट? WDV। तो इन केस ऑफ द डेप्रिशिएबल असेट्स है तो WDV ले लो। सेल्फ जनरेटेड गुडविल है
तो जीरो होगी। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कॉस्ट क्या होती है, जीरो लेके चलते हैं वैसे भी। और जिन असेट्स के ऊपर सेक्शन 35 एडी इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन के ऊपर 100% मुझे डिडक्शन मिल गया था, तो उसकी वैल्यू स्टूडेंट मुझे क्या लेनी है, जीरो। उसकी असेट्स की वैल्यू क्या लेनी है, मुझे जीरो लेनी है। जिसके ऊपर मैंने 100% डिडक्शन क्लेम कर लिया था, तो वैल्यू क्या जाएगी, जीरो। एनी अदर असेट्स जो भी हैं वो बुक वैल्यू पे, एनी अदर असेट्स हैं वो बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करने होते हैं। यानी जो डेप्रिशिएबल असेट्स है डब्ल्यूडीवी पे, फिर इसके बाद सेल्फ जनरेटेड गुडविल है जीरो, स्पेसिफाइड बिजनेस के असेट्स है जिसके ऊपर सेक्शन 35 एडी के अंदर हमने 100% रिडक्शन क्लेम कर लिया था, उसकी वैल्यू जीरो ले लो। और इसके बाद एनी अदर असेट्स है तो डब्ल्यूडीवी बुक वैल्यू पे आपको लेना होगा। इन सब का टोटल लगा के ये तो हो जाएगी टोटल असेट। उसमें से आउटसाइडर लायबिलिटी को लेस कर देंगे, आउटसाइडर लायबिलिटी लेस करेंगे, वो जाएंगे बुक वैल्यू पे। किस पे जाएगी, बुक वैल्यू पे आपको लेस करना होगा। बुक वैल्यू पे लेस करने के बाद दिस तक कम आउट ऑफ द नेट वर्थ, और वो क्या जाएगी, नेट वर्थ आपके आ जाएगी। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, जहां कहीं पे भी रिवैल्यूएशन हो रहा है, एक तो इग्नोर द रिवैल्यूएशन इफेक्ट, इग्नोर द रिवैल्यूएशन इफेक्ट। यानी आपने असेट्स का वैल्यूएशन जबरदस्ती ऊपर नीचे कर रखा है, बढ़ा रखा है, तो इग्नोर द रिवैल्यूएशन असेट्स। जैसे मैंने कहा बिल्डिंग थी 12 लाख की कर रखी है, जबकि एक्चुअल बिल्डिंग क्या है 9 लाख की, और 3 लाख का आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व बना के लायबिलिटी में खड़ा कर दिया, तो एक्चुअल में बिल्डिंग कितनी जगह 12 लाख माइनस 3 लाख इक्वल टू 9 लाख। तो वो जो रिवोल्यूशन रिजर्व देकर आपने यहां पर रख रखा है, तो उसको आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, इग्नोर करना होगा। तो इग्नोर द रिवोल्यूशन इफेक्ट। अब आता है स्पेशल प्रोविजन फॉर लैंड बिल्डिंग और बोथ। स्पेशल प्रोविजन फिर जब अपन बेच रहे हैं तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकालेंगे, किस किस में, लैंड बिल्डिंग और बोथ। और मैंने कहा ये बेटा 3 जगह सेक्शन वर्क करता है कि यदि आप सेलर हो और आपने लैंड एंड बिल्डिंग को हेल्ड एज स्टॉक के रूप में रख रखा है, तो सेक्शन 43CA वर्क करेगा, और इससे जो आपके आएगा वो पीजीपी की इनकम निकल के आएगी, बिजनेस प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रॉफिट की इनकम आपकी कंसिडर होगी। यदि हेल्ड एज ए कैपिटल असेट्स के रूप में रख रखा है, हेल्ड एज ए कैपिटल असेट्स के रख रखा है, तो स्टूडेंट इस केस के अंदर आपके जगह सेक्शन 50C, और इससे कैपिटल गेन होगा, और स्टूडेंट इससे अपन को क्या लेना होगा, कैपिटल गेन की कैलकुलेशन हमें करनी होगी। अब इस केस में आपको दोनों ही केस में हमें क्या देखना होता है कि एसडीवी आपके यहां पर चेकआउट करनी थी। यदि एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा यदि एसडीवी है, यदि आपके एसडीवी 110% से एक्सेस यदि एसडीवी है, तो एसडीवी यदि एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन के 110% निकालो, जैसे 10 लाख में हमने सेल्स किया, तो 10 लाख का 110% यानी 11 लाख से एक्सेस एसडीवी है, तो एसडीवी इज टेकन एज ए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो एसडीवी इज टेकन एज ए फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। लेकिन एसडीवी 110% के इक्वल या लेस देन है, 110% के इक्वल या लेस देन है, तो ऐसे केस में एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन इज टेकन एज ए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो ऐसे केस में एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन इज टेकन एज ए फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन आपके ली जाएगी। तो ऐसे केस में स्टूडेंट एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन इज टेकन फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन आपके लिया जाएगा। तो ये आपके इसमें कंसेप्ट बताता है। ये तो बेचने वाले के लिए, सेल करने के लिए। जो प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा है, जो लैंड बिल्डिंग या दोनों को परचेज कर रहा है, बोथ, तो परचेज कर रहा है, उसके लिए आपके यदि उसने एसडीवी से लोअर कंसिडरेशन में परचेज की है, जैसे आपको मैंने कहा 12 लाख की एसडीवी थी और आपने 10 लाख में परचेज कर ली, 10 लाख में परचेज कर ली और उसकी एसडीवी है 12 लाख, तो ऐसे केस के अंदर यहां पर गवर्नमेंट कहते हैं कि आपने एसडीवी से लोअर कंसिडरेशन में परचेज किया गया है, तो आपको गिफ्ट दे दिया गवर्नमेंट ने। आपको क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने आपको स्टूडेंट गिफ्ट दे दिया। गवर्नमेंट कहती है गिफ्ट दिया तो उसको इनकम मान लो और उस पर टैक्स दे दो। तो गिफ्ट के लिए आपके अदर सोर्सेज में पढ़ेंगे 50,000 से एक्सेस होना चाहिए। तो एक्सेस कहां से होना चाहिए, तो डिफरेंस फ्रॉम एसडीवी, ये डिफरेंस कहां से लेना है, एसडीवी और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, डिफरेंस फ्रॉम एसडीवी और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्सेड होना चाहिए किससे, 50,000, 50,000 से ज्यादा, या फिर 10% ऑफ कंसिडरेशन, 10% ऑफ कंसिडरेशन कौन सा, एक्चुअल कंसिडरेशन से ज्यादा होना चाहिए। विच एवर इज हायर है, तो ऐसे केस के अंदर यदि ज्यादा, मैंने कहा 50,000 से ज्यादा देखना है, साथ में यदि प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है तो 1 करोड़ का 10% यानी 10 लाख से ज्यादा। 1 करोड़ में आपने खरीदी कौन सी, 1.5 करोड़ वाली प्रॉपर्टी, तो 1 करोड़ में परचेज कर ली, तो ऐसे केस में वहां पर 10% ऑफ द कंसिडरेशन से एक्सेस डिफरेंस है। तो वो जो एसडीवी और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का डिफरेंस है ना स्टूडेंट, वो डिफरेंस आपके सेक्शन 56 to 10 के अंदर
गिफ्ट के रूप में टैक्सेबल हो जाएगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाता है। तो ये हमारा 50C इस केस में कवर करता है। इसके साथ साथ अपन देखते हैं स्टूडेंट, यदि SC और AO के बीच में प्राइस को लेकर डिस्प्यूट है, यानी HDB लेगा AO तो क्या लेगा HDB, और एक्चुअल में सेल्स जितने में क्या वो SC 10 लाख रुपए बता रहा है और HDB आ रही है 12 लाख, तो दोनों के बीच में प्राइस को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है। तो ऐसे केस में SC AO को रिक्वेस्ट कर रहा था, याद करो AO को रिक्वेस्ट कर रहा था कि साहब यहां पर जब AO को रिक्वेस्ट कर रहा है तो SC AO को रिक्वेस्ट कर रहा है कि साहब यहां पर अपन एक पढ़ा लिखा समझदार आदमी को अपॉइंट कर लेते हैं जिसका नाम होगा वैल्यूएशन ऑफिसर, जिसका नाम क्या होगा वैल्यूएशन ऑफिसर। तो AO यहां पर वैल्यूएशन ऑफिसर अपॉइंट कराएगा और वैल्यूएशन ऑफिसर अपॉइंट कराएगा तो वो अपनी एक नई वैल्यू देगा। तो ऐसे केस के अंदर हमें किस तरह से लेना होगा, यदि मान लो वैल्यूएशन ऑफिसर ने ज्यादा वैल्यू दे दी तो अपन वापस शिफ्ट होकर किसके पे आ जाएंगे साहब, हम आ जाएंगे SC की AO की वैल्यू पे, यानी HDB पे आ जाएंगे। साहब आप सही कह रहे हो, मैं तो किस पे दे दूंगा, आपकी वैल्यू पे टैक्स दे दूंगा। लेकिन वैल्यूएशन ऑफिसर ने कम वैल्यू दे दी तो हम कहेंगे देखो साहब पढ़ा लिखा आदमी है, सही कह रहा है, पढ़ा लिखा आदमी है, वैल्यूएशन ऑफिसर सही कह रहा है, ये प्रॉपर्टी की सही वैल्यूएशन बता रहा है। तो यदि कम पर आपके वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू देता है तो वैल्यूएशन ऑफिसर वाली वैल्यू पे चल जाना, लेकिन यदि वैल्यूएशन ऑफिसर ज्यादा दे रहा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे चल जाना, नहीं AO के पास वापस चल जाना कि माय बाप गलती हो गई, आपकी वैल्यू को ही मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। तो ये चीज इस केस में आपके बताता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन 10 लाख, HDB 12 लाख, वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू 13 लाख। तो विच इज लोअर एंड देन विच इज हायर, विच इज लोअर एंड देन विच इज हायर, आपके इस केस में आ जाएगी। वैल्यूएशन ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए कहता है इफ AO ओपिनियन दैट द फेयर मार्केट वैल्यू of assets exceeding the value of the asset claimed by the SC is more than 15% of value of the assets, यानी assets का 15% से ज्यादा हो या वैल्यू का डिफरेंस 25,000 से ज्यादा है, तो उस केस में AO आपको परमिटेड कर देता है। किस केस में AO इस केस में आपको परमिटेड कर देगा, वैल्यूएशन ऑफिसर अपॉइंट करवाने के लिए आपके परमिटेड कर देता है, यानी 25,000 से ज्यादा की वैल्यू हो या फिर 15% से ज्यादा का वैल्यू का डिफरेंस आपके असेट्स में दिखाई दे रहा है, तो AO इस केस में आपके यहां पर वैल्यूएशन ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए आपको कह सकता है। इसके बाद आते हैं HDB किस दिन के लेके चलें। तो जैसे मैंने कहा लैंड एंड बिल्डिंग के केस में क्या होता है, अपन पहले एडवांस मनी देते हैं जिसको बोलते हैं टोकन मनी या साई का पैसा अपन बोलते हैं। तो जिस दिन हमने साई का पैसा दिया और उसके साथ हम एग्रीमेंट करते हैं कि बाकी का पेमेंट मैं विद इन द 1 मंथ पे करके ये प्रॉपर्टी अपने नाम करा लूंगा, तो रजिस्ट्री होती है बाद में। तो अब कौन सी डेट ले, एग्रीमेंट की डेट ले या रजिस्ट्री की डेट ले, तो इसके लिए उन्होंने कहा गया कि यदि यहां पर आपने पेमेंट रिसीव किया था अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ECS, NEFT, RTGS, UPI भीम या एनी मोड अप्रूव्ड बाय द RBI, एनी मोड अप्रूव्ड बाय RBI के थ्रू आपने पेमेंट किया है, तो ऐसे केस में HDB इज टेकन आपके किस दिन के लिए लेनी होंगी, डेट ऑफ आपके एग्रीमेंट, डेट ऑफ एग्रीमेंट, जिस दिन एग्रीमेंट किया उस दिन की HDB लेकर आपको कंपैरिजन करना है कि क्या ये 110% एक्चुअल से ज्यादा है क्या, यदि ज्यादा है तो वो आपको लेनी होगी। लेकिन यदि आपने पेमेंट किसके थ्रू किया था, एडवांस मनी का, टोकन मनी का, कैश में, बेयर चेक से, या आपने किया क्रॉस चेक से, कैश, बेयर चेक, क्रॉस चेक से पेमेंट किया, तो डेट ऑफ रजिस्ट्री, क्योंकि इनमें चेंजेज हो सकता है, तो गवर्नमेंट कहते हैं कि आप तो फिर रजिस्ट्री की डेट पकड़ लो, रजिस्ट्री की डेट में फिर चेंज नहीं हुआ ना, जहां आपने रजिस्ट्रार के पास जाके इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई है, तो वो डेट ऑफ रजिस्ट्री की HDB लेते हुए हमें कंपैरिजन करना होगा, यानी वहां की आपके HDB लेते हुए हमें कंपैरिजन करना होगा। यदि आपने पेमेंट किससे रिसीव किया, यदि अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ECS, NEFT, RTGS, UPI, एनी मोड अप्रूव्ड बाय द RBI, तो डेट ऑफ एग्रीमेंट। लेकिन हमने पेमेंट कैश में, क्रॉस चेक, बियर चेक से दिया, तो डेट ऑफ रजिस्ट्री की HDB लेते हुए हमें यहां पर कैलकुलेशन करनी होगी। अब इसके बाद स्टूडेंट अपन आते हैं अनकोटेड शेयर्स जो कि आपके लिस्टेड नहीं है, तो ऐसे केस में यहां सेलर के लिए तो लगेगा 50CA और फुल वैल्यू कंसीडरेशन हो जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू, और यही चीज यदि बायर कम पे परचेज कर लेता है फेयर मार्केट वैल्यू से कम पे परचेज कर लेता है, तो बायर के लिए क्या जाएगा, गिफ्ट बन जाएगा 56(2)(10) के अंदर, फिर टैक्सेबल हो जाएगा 56(2)(10) में टैक्सेबल हो जाएगा बायर के लिए। तो फेयर मार्केट वैल्यू उसके लिए देखते हैं और कितने में उसने परचेज किया, दिस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, डिफरेंस अमाउंट इज इक्वल टू
टैक्सेबल। और ये डिफरेंस यदि 50,000 से ज्यादा है तो आपके बायर के लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एनी कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू, यदि कोई भी कैपिटल एसेट्स यहां पर फेयर मार्केट वैल्यू से कम पर ट्रांसफर की गई है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको लेना होगा। एनी कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू 50D, तो फेयर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज टेकन फेयर मार्केट वैल्यू लेनी होगी। अब मान लो आप यहां पर एचडीवी की वैल्यू यानी एओ की वैल्यू से सेटिस्फाई नहीं हो, जो उसने एचडीवी ले ली और लेके आपका टैक्स निकाल दिया, अब आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो मैंने कहा आप कोर्ट में जाओ और कोर्ट में जाकर उसका क्या कर सकते हो, यहां पर ऑर्डर ला सकते हो या अपील करके उसका अपील का ऑर्डर लेके आ सकते हो या रिवीजन करवा सकते हो। तो अपील या रिवीजन में जो वैल्यू कम हो गई तो वो फिर कम वाली वैल्यू को ही एओ को एक्सेप्ट करना होगा। तो वेयर वैल्यू इज रिवाइज्ड बाय द अपील एंड रिवीजन, सेक्शन 115 के अंदर कह रहा है वैल्यू सो रिवाइज इन द अपील एंड रिवीजन, जो अपील या रिवीजन में जो वैल्यू रिवाइज हुई है उसको आपको इसमें कंसीडर करना होगा। इसके बाद आता है एडवांस मनी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मैंने आपको क्लास में काफी डिटेल से डिस्कस किया कि यदि आपने एडवांस मनी ली है, कोई भी टोकन मनी ली है कि आपको, मैंने कहा लैंड एंड बिल्डिंग केस में क्या होता है कि आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, मैंने आपको बताया था। अब आप 1 करोड़ तो साथ लेके चलते नहीं हो, आपने कोई प्रॉपर्टी देखी, आपको पसंद आ गई तो आपने वहां टोकन मनी दे दी 1 लाख। अब वहां 1 लाख टोकन मनी आपने दे दी लेकिन आप स्टुपुलेट टाइम लिमिट में पेमेंट नहीं कर पाए, तो वहां पर जो सेलर है वो आपके एडवांस मनी को फॉरफिटेड कर लेता है। तो गवर्नमेंट ने यहां पर यदि आपने इस तरह से एडवांस मनी को फॉरफिटेड किया तो ये प्रोविजन बना दिया कि एडवांस मनी आपने फॉरफिट करते थे पहले 1 अप्रैल 2014 से पहले यदि आपने एडवांस मनी फॉरफिटेड किया तो स्टूडेंट उस पर कोई टैक्स नहीं था, आपको उस पर टैक्स देना नहीं है। गवर्नमेंट ने ऐसा प्रोविजन बना रखा जिससे गवर्नमेंट को ज्यादा बेनिफिट मिलता और गवर्नमेंट का टैक्स मत दो इस पे, अभी इनकम मत मानो, लेकिन आपको कहना क्या है, जो उस असेट की कॉस्ट है ना उसमें से जो एडवांस मनी फॉरफिट की है उसको लेस कर लेना। तो एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय द एसेट डिडक्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो वो अमाउंट को आपको अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस कर देना। आपको क्या करना है, जो एडवांस मनी आपने फॉरफिट की है उसको डिडक्ट कर देना और डिडक्ट करने के बाद आपको इसे यहां पर कैपिटल गेन कैलकुलेट करना होगा। तो जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसमें से जितना अमाउंट एडवांस मनी का फॉरफिट किया उसको लेस करके फिर आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेनी होगी। साथ साथ ये कहता है कि इफ एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय द प्रीवियस ओनर, जैसे आपके पिताजी ने एडवांस मनी को फॉरफिट किया तो आपको क्या पता कितना पैसा पिताजी ने लिया होगा, बताते थोड़ी ही हैं पिताजी ने क्या किया, नहीं बताते ना। तो ऐसे केस में उसको इग्नोर कर देना, यदि एडवांस मनी फॉरफिट की गई है प्रीवियस ओनर ने तो उसको इग्नोर करते थे। ये आपका लॉ का प्रोविजन था, अब भी है, यदि एडवांस मनी 1 अप्रैल 2014 से पहले फॉरफिट किया तो अभी भी लगेगा। लेकिन बाद में मैंने कहा इससे ब्लैक मनी व्हाइट में काफी कन्वर्ट होती थी और उससे गवर्नमेंट को काफी नुकसान हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने अब इफेक्टेड कर दिया 1 अप्रैल 2014 से आपके यदि एडवांस मनी आप फॉरफिटेड कर लेते हो तो सीधे सीधे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान लेना, टैक्सेबल कर देना और टैक्सेबल कर देना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, टैक्सेबल कर देना और टैक्सेबल कर देना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और स्टूडेंट ये कैश बेस पे या रिसीव्ड बेस पे आपको टैक्सेबल करना है, कैसे, कैश बेस पे या रिसीव्ड बेस पे आपको टैक्सेबल करना होगा, कैश बेस पे या फिर रिसीव्ड बेस पे आपको टैक्सेबल करना होगा। जो भी एडवांस मनी जिस साल आपने फॉरफिट की गई है उसी साल की इनकम मान लेना विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 एंड ऑनवर्ड, जिस साल आपने फॉरफिट किया उसी साल की इनकम में टैक्सेबल कर दीजिएगा, ये आपके इसमें बताता है। अब आगे लेते हैं स्टूडेंट, यहां पर देखो मैं एक पूरी समरी चार्ट बना रहा हूं जिसके अंदर जो आपके एग्जेम्पशंस हैं वो सारा का सारा कवर हो जाएगा। तो मैं एक एक एग्जेम्पशंस को यहां पर लेके चल रहा हूं, एक एक पार्ट को यहां पर आपके सामने डिस्कस करने के लिए लेके चल रहा हूं। तो अपन स्टूडेंट इसमें बात कर रहे हैं, देखो सेक्शन 54 एलिजिबल किसको करेगा, इंडिविजुअल और एचयूएफ। एलिजिबल किसको करेगा, इंडिविजुअल, एचयूएफ। कैपिटल एसेट्स होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होनी चाहिए। ट्रांसफर करेगा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, जिसको एससी अपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी यानी रहने का मकान हो चाहिए, जिसको एससी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 22 में टैक्सेबल कर रहा था, उसको सेल कर रहा है और वापस इन्वेस्टमेंट करता है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, रहने का मकान परचेज कर लेता है। परचेज करने के लिए आपके से बताया गया कि जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है तो ये अप टू 10 करोड़ तक होनी चाहिए, 10 करोड़ तक ही बेनिफिट मिलेगा, 10 करोड़ से ऊपर है तो आपको 10 करोड़ तक का ही बेनिफिट मिलेगा। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अप टू ₹10 करोड़। और कहां खरीदनी है, इन इंडिया। कहां खरीदनी है स्टूडेंट,
इंडिया में। इंडिया के बाहर खरीदी गई तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, इंडिया के बाहर है तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। और यदि कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ है तो 2 प्रॉपर्टी खरीद सकता है, यानी कैपिटल गेन का अमाउंट अप टू 2 करोड़ है तो 2 प्रॉपर्टी, और 2 करोड़ से ज्यादा है तो केवल 1 प्रॉपर्टी। 2 करोड़ से ज्यादा है तो केवल एक ही प्रॉपर्टी खरीद सकता है। देखो उल्टा प्रोविजन दिखता है, ऐसे ही पढ़ना है। 2 करोड़ तक है तो 2 प्रॉपर्टी, और 2 करोड़ से ज्यादा है तो केवल एक ही प्रॉपर्टी खरीद सकता है, क्योंकि आप पैसे वाले हो। और ये 2 प्रॉपर्टी खरीदने का लाइफ में उसे एक बार ही बेनिफिट मिलेगा, दोबारा बेनिफिट नहीं मिलेगा, ओनली वंस इन ए लाइफ। अब टाइम लिमिट बताता है, तो जिस टाइम आपने बेचा उससे यदि अपन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करते तो 2 साल के अंदर अंदर डेट ऑफ ट्रांसफर से परचेज करना है। यदि मैं उसको बनवा रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ, तो 3 साल के अंदर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेना है। या फिर 1 साल पहले भी मैंने कोई रहने का मकान परचेज कर लिया डेट ऑफ ट्रांसफर से, तो वो भी मेरे लिए प्रॉपर्टी एलिजिबल हो जाएगी। ये टाइम लिमिट आपको बताता है, यानी बेचने से 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेना है। या फिर बेचने से 1 साल पहले भी कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर रखे तो उसका भी स्टूडेंट मुझे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में यदि मान लो मैं इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने तक मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाता, तो ऐसे केस के अंदर मुझे इस पैसे को क्या करना होगा, या तो रहने के मकान में इन्वेस्ट कर दूं, नहीं कर पा रहा तो गवर्नमेंट के पास एक अकाउंट होता है जिसका नाम होता है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, उसमें जाकर जमा कराना है। गवर्नमेंट कहती है हमको आपके ऊपर भरोसा नहीं है, खर्च कर दिया तो इधर एग्जेम्पशन भी ले जाओ, तो ये पैसा हमारे पास ला के रख दो। तो आपको पैसा कहाँ रखना होगा, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में रखना होगा, स्टूडेंट कैपिटल गेन अकाउंट में डिपॉजिट कराना होगा। फिर एग्जेम्पशन मिल जाएगा कैपिटल गेन और इन्वेस्टेड इन न्यू एसेट्स व्हिच आर इज लोअर। कैपिटल गेन और इन्वेस्टेड इन न्यू एसेट्स व्हिच आर इज लोअर आपके एग्जेम्पशन मिल जाएगा। खरीदी गई एसेट्स को स्टूडेंट 3 इयर्स तक ट्रांसफर नहीं करना, खरीदी गई एसेट्स को 3 साल तक ट्रांसफर नहीं करना। यदि आपने ट्रांसफर कर दिया तो ऐसे केस में जो आपने एग्जेम्पशन लिया गया था वो आपके टैक्सेबल हो जाएगा। तो एग्जेम्पशन अमाउंट डिडक्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और वो आपको टैक्सेबल होने का तरीका दिया गया कि एग्जेम्पशन अमाउंट को हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस कर देना होगा। तो पहला है 54, रहने का मकान बेचकर रहने का मकान परचेज करना। फिर आता है 54B। तो 54B आपको कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न करना है, किसके ऊपर, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स पे, जो कि क्या है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है। देखो रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल एसेट्स ही नहीं है, तो कैपिटल गेन होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूं अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की, जिसको एससी या उसके पेरेंट्स कम से कम 2 साल एग्रीकल्चर पर्पस में यूज कर रहे थे। एससी खुद या उसके पेरेंट्स कम से कम 2 साल उसे एग्रीकल्चर पर्पस में यूज कर रहे थे बेचने से पहले, और वापस आपके परचेज कर लेगा लैंड एंड बिल्डिंग फॉर एग्रीकल्चर, सॉरी वापस परचेज कर लेगा एग्रीकल्चर लैंड, वापस परचेज कर लेगा एग्रीकल्चर लैंड। और ये जो परचेज कर रहा है वो एग्रीकल्चर लैंड रूरल में भी हो सकती है और अर्बन में भी हो सकती है। जो बाय करेगा वो कोई सी भी हो सकती है, रूरल भी अर्बन भी, लेकिन बेचेगा वो अर्बन होनी चाहिए, बेचेगा वो अर्बन होनी चाहिए। और परचेज कुछ भी कर ले, अब परचेज करने का टाइम है तो 2 साल मिलेगा विद इन द 2 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ द ट्रांसफर। विद इन द 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर में आपको एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर लेनी है, तो एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगी आपका सिमिलर सेक्शन 54 कैपिटल गेन और इन्वेस्टेड इन न्यू एसेट्स। यदि रिटर्न फाइल करने तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता रहा तो इस पैसे को आपको गवर्नमेंट के पास जमा कराना होगा, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगी। फिर आपने कह रहा है खरीदी गई एसेट्स को 3 साल तक ट्रांसफर नहीं करना है, यदि कर दिया तो जो कैपिटल गेन का अमाउंट आ रहा है ना स्टूडेंट वो वापस टैक्सेबल हो जाएगा। और उसको टैक्सेबल करने का तरीका है कि जो अमाउंट सेक्शन 54B में एग्जेम्पशन करवाया था वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस हो जाएगा, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस हो जाता है। अब स्टूडेंट अपन बात करते हैं 54D। तो मैंने पूरा समरी बना रखा है पूरा का पूरा एग्जाम्पशंस का, तो आप सिर्फ ये पढ़ लेना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत, पूरा का पूरा कवर देगा। ये एलिजिबल करता है 54D ऑल एससी, जितने भी एससी सबको कवर कर रहा है, ऑल एससी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फॉर्म, सभी की बात कर रहा है। कैपिटल एसेट्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल दोनों की बात कर रहा है। कंपल्सरी एक्विजिशन लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस पे आप यूज कर रहे थे एससी, कम से कम 2 साल उसे इंडस्ट्रियल पर्पस में वो एसेट्स आप यूज करते, कम से कम 2 साल आपने उस एसेट्स को इंडस्ट्रियल पर्पस से आपने यूज किया गया है, और आपके वो एसेट्स का कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है, कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है, और वापस आप क्या कर लेते हो, लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए परचेज कर लेते हो, यानी कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस से आप परचेज कर लेते हो। कितने टाइमिंग है, विद इन द 3 इयर्स फ्रॉम डेट ऑफ द ट्रांसफर, ट्रांसफर की डेट से 3 साल के अंदर वापस आप लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस से परचेज कर लेते हो, तो एग्जाम्पशन मिल जाएगा 54 वाला, कैपिटल गेन और इन्वेस्टेड इन न्यू एसेट्स व्हिच आर
लोअर, कैपिटल गेन और इन्वेस्टेड इन न्यू एसेट्स व्हिच इज लोअर। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम एप्लीकेबल रहेगी, यानी आप रिटर्न फाइल करने तक आप कोई लैंड बिल्डिंग इंडस्ट्रियल पर्पज से नहीं खरीद पा रहे तो वो पैसा कहां जमा करा दो, गवर्नमेंट के पास कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। इसके बाद खरीद दी गई एसेट्स को यहां पर आपको बेचना नहीं है, यदि बेच दिया 3 सालों के अंदर तो जो कैपिटल गेन आपने एग्जाम कराया था वो टैक्सेबल होगा। और टैक्सेबल करने का तरीका इन्होंने दिया कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना उसमें से माइनस कर देना जो अमाउंट 54D के अंदर एग्जम्पशन क्लेम किया गया था, यानी सब में सिमिलर है ये। 54 EC थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ये एलिजिबल करता है ऑल एससी, और वो कहता है कि नेचर ऑफ कैपिटल एसेट्स क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स की बात कर रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहा है। और ये कहता है लैंड एंड बिल्डिंग को आपने यहां पर बेच कर, आपने बेचा क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग को बेचकर गवर्नमेंट के नोटिफाइड बॉन्ड है NHAI या RECL के नोटिफाइड बॉन्ड परचेज आपको करने हैं और उनकी वैल्यू होगी अप टू 50 लाख, 50 लाख तक, वहां तक ही परचेज करना है, 50 लाख से ज्यादा के एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, तो मैक्सिमम ₹50 लाख। और ये गवर्नमेंट के बॉन्ड है ना, तो इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना ज्यादा, आपको स्टूडेंट टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए बोलता है गवर्नमेंट, कहते 6 महीने में तो इन्वेस्ट कर ले, जिस दिन डेट ऑफ ट्रांसफर से विद इन द 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ द ट्रांसफर या फिर रिटर्न फाइल करने की डेट आ रही है उससे पहले तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ROI विच एविस अर्लियर, आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हो तो 2 महीने बचे हो तो भी आपको बॉन्ड खरीद लेना है, टाइम वेस्ट नहीं करना यहाँ, क्योंकि यहाँ कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अप्लाई नहीं होती, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अप्लाई नहीं होती कि आप पैसा जमा करा दो गवर्नमेंट कहते हैं हमारे बॉन्ड में खरीदने में आप सोच रहे हो ऐसा कैसे, फटाफट परचेज कर भी, या 6 महीने मैक्सिमम टाइम लिमिट है, या रिटर्न फाइल करने की डेट आ गई तो वो विच एविस अर्लियर तक आपको इन्वेस्ट कर देना है। अब इसके बाद ये कहता है कि यहां पर एग्जम्पशन सिमिलर रहेगी, कैपिटल गेन और इन्वेस्टेड इन न्यू एसेट्स व्हिच इज लोअर, लेकिन मैक्सिमम 50 लाख तक ही एग्जम्पशन मिल सकती है, 50 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट के बॉन्ड है ना, इनको 5 साल तक बेचना नहीं है, 5 साल तक बेचना नहीं है, और सबके लिए 3 साल का टाइमिंग था, यहां कहता है 5 साल तक आपको ट्रांसफर नहीं करना है। यदि 5 साल में ट्रांसफर कर दिए तो जो कैपिटल गेन का अमाउंट एग्जम्प्ट हुआ था वो वापस टैक्सेबल हो जाएगा एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, या फिर उनको गिरवी रखकर लोन नहीं लेना, यदि आपने उनको गिरवी रख के लोन ले लिया तो भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो 5 साल तक बेचना नहीं है, या फिर आपको उनको क्या नहीं करना, प्लेज करके गिरवी करके उनके अगेंस्ट लोन भी नहीं लेना, ले लिया तो ऐसे केस में फिर उनको ट्रांसफर मानते हुए टैक्सेबल कर दिया जाएगा जिस कैपिटल गेन का आपने एग्जम्पशन लिया था। नाउ 54F इंडिविजुअल और HF के लिए कहता है अगेन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, यानी कोई भी आपने गोल्ड वगैरह सेल करके आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न किया गया है और वापस आप परचेज कर लेते हो कैपिटल एसेट्स, रहने का मकान, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आप परचेज कर लेते हो, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और इसमें वैल्यू 10, रहने का मकान की वैल्यू इस साल से 10 करोड़ लगा दी गई, और परचेज कहां करनी है, इन इंडिया, परचेज कहां करनी है स्टूडेंट, इन इंडिया में परचेज करनी है। तो यहां पर आपके परचेज करने के लिए टाइम लिमिट वही जो 54 में दिया गया है, वही टाइम लिमिट यहां पर एप्लीकेबल होगा, यानी रहने का मकान कब तक खरीदना है, विद इन द 2 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ द ट्रांसफर, या विद इन द 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर, यदि कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं तो 3 साल का टाइम मिलेगा, या फिर 1 साल पहले भी बेचने के से 1 साल पहले भी मैंने रहने का मकान परचेज कर रखा है तो वो भी 54 के लिए जो टाइमिंग था वो यहां पर एप्लीकेबल रहेगा। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम एप्लीकेबल रहेगी, कैपिटल गेन अकाउंट्स में एप्लीकेबल रहेगी। इस केस में यहां पर कहता है एग्जम्पशन एक नए तरीके से निकालना है, इसका एग्जम्पशन निकालने का तरीका बिल्कुल यूनिक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिवाइड बाय नेट सेल्स कंसिडरेशन, या डिवाइड हो रहा है, डिवाइड बाय नेट सेल्स कंसिडरेशन मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टेड इन न्यू एसेट्स, मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टेड इन न्यू एसेट्स, यानी प्रोपोर्शनेट बेस पे एग्जम्पशन मिलेगी, यहां पर प्रोपोर्शनेट बेस पे एग्जम्पशन मिलेगी, ध्यान रखना यहां पर ये प्रोपोर्शनेट बेस पे एग्जम्पशन है, तो प्रोपोर्शनेट बेस पे एग्जम्पशन यानी पूरा का पूरा नेट सेल्स कंसिडरेशन इन्वेस्टमेंट कर दिया, नेट सेल्स कंसिडरेशन इन्वेस्टमेंट किया तो फुल एग्जम्पशन है, लेकिन नेट सेल्स कंसिडरेशन से कम अमाउंट इन्वेस्ट किया तो स्टूडेंट प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन मिलेगी, ये चीज इस केस में आपके बताता है। फिर यदि आपने यहां पर रहने का मकान बेच दिया तो सीधा सीधा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा, सीधा सीधा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा, ये चीज इस केस में आपके बता रहा है। अब देखो नोट नंबर 9 है, इफ द इन्वेस्टेड एसेट्स ट्रांसफर विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, यानी 3 सालों के अंदर अंदर आपने बेच दिया, तो पॉइंट नंबर 9 के अंदर हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, पॉइंट नंबर 9 दिस वन, तो इसमें आपके बता रहा है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, तो लेस करने के बाद क्या जाएगा, दिस इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को रिप्रेजेंट कर देगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को रिप्रेजेंट कर देगा, यानी
वो नई एसेट्स को बेचा कितने में, और उसकी जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट में से जो हमने 54 के अंदर एग्जम्पशन ली थी, 54 बी है तो बी, डी है तो डी, तो उसको यहां पर लेस करने की बात कर रहा है, 54 बी 54 डी, तो ये 54 वाला है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस करके फिर कॉस्ट आएगी, उसको लेस करके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना है, जिससे कि गवर्नमेंट को ज्यादा बेनिफिट हो। 54 इसी के लिए कहता है इन्वेस्टमेंट बॉन्ड कैन नॉट बी ट्रांसफर विद इन द 5 ईयर। इन्वेस्टमेंट बॉन्ड 5 साल तक ट्रांसफर नहीं करना है, यदि कर दिए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। साथ ही साथ एससी कैन नॉट टेक लोन एंड एडवांस अगेंस्ट द बॉन्ड, उनको प्लेस करके हमें लोन को पे, यहां पर हमें क्या नहीं लेना, लोन या आपके लोन नहीं लेना या कोई एडवांस नहीं लेना उन बॉन्ड के अगेंस्ट, ले लिया तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। अब आता है 54F के लिए, इन्वेस्टेड रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर विद इन द 3 ईयर। जो रहने का मकान हमने खरीदा उसे 3 साल तक नहीं बेचना, ये तो सब जगह है, 3 साल तक बेचना नहीं है। अब इसने एक और लाइन जोड़ी कि हमने यहां पर रहने का मकान परचेज कर लिया, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करके एग्जम्पशन क्लेम कर गए, तो आगे के 2 साल में कोई रहने का मकान खरीदना नहीं है, 2 साल में रहने का मकान नहीं खरीदना, या 3 सालों में रहने का मकान का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं करना। यदि ऐसा कर लेते हो तो आप पैसे वाले हो, आप पैसे वाले हो तो टैक्स देने में कहां दिक्कत है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि यदि आपने रहने का मकान परचेज कर लिया 54F में, तो आगे के 2 साल में कोई रहने का मकान नहीं परचेज करना, और 3 सालों में कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का यहां पर आपको नहीं बनाना, तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी विद इन द 3 ईयर्स। इफ कॉन्ट्रावेशन कर रहा है ऑफ द प्रोविजन, तो एग्जम्पशन 54F will be taxable, तो फिर वो आपके टैक्सेबल होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट एक और चीज कहता है, एट द टाइम ऑफ द इन्वेस्टमेंट एससी डज नॉट ऑन मोर देन 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। 54F के लिए जब एससी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसके पास एक से ज्यादा रहने का मकान नहीं होना चाहिए। एक हो सकता है, लेकिन एक से ज्यादा रहने का मकान है ना, एक से ज्यादा रहने का मकान है ना स्टूडेंट, तो सीधी सी बात है, फिर तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, फिर एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो पैसे वाले हो ना आप, एक से ज्यादा मकान है, लोगों के पास एक ही मकान नहीं होता, तो ऐसे केस में आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो एससी कहता है, इनकम टैक्स कहता है, यदि एससी के पास इन्वेस्टमेंट के टाइम पर एक मकान है, एक और खरीद ले एग्जम्पशन दे देंगे, लेकिन एक से ज्यादा पहले से मकान है तो फिर 54 की एग्जम्पशन उसे नहीं मिलती है। तो ये कुछ की पॉइंट हैं जो उसके पीछे आपके लगे हुए हैं, जो आपके टेबल के पीछे आपको देखने होते हैं। तो इस समरी में मैंने आपको बहुत फास्टली फटाफट करवा दिए। अब टैक्स रेट पे आते हैं कि कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स का रेट किस तरह से रहेगा। तो स्टूडेंट पहले मैं बात करता हूं, कैपिटल गेन यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 2 तरह से होगा। एक तो मैंने बताया था इक्विटी शेयर्स पढ़ा रखा है आपको, एसटीटी पेड बोथ टाइम, एट द टाइम ऑफ द एक्विजिशन और एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन और एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर। फिर यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, जो कि बेचते वक्त एसटीटी पे हुआ है, जो कि बेचते वक्त एसटीटी पे हुआ है। तो स्टूडेंट इसके अलावा एनी यूनिट लोकेटेड इन आईएफएससी, एनी यूनिट लोकेटेड इन आईएफएससी, जो आपके आईएफएससी में लोकेटेड यूनिट्स हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में लोकेटेड हैं, उन यूनिट्स की बात कर रहा हूं। तो इन स्टूडेंट उनके लिए यहां पर कैपिटल गेन की रेट रहेगी 15%, यानी उनके ऊपर फ्लैट 15% रहेगा, चाहे इनकम कितनी भी क्यों ना हो, फ्लैट 15% की रेट एप्लीकेबल होगी। चैप्टर 6A की डिडक्शन उनको नहीं मिलेगी, चैप्टर 6A की डिडक्शन नहीं मिलेगी, चैप्टर 6A की डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसके अलावा रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है, तो उनको कैन बी एडजस्ट ऑफ द अनएग्जॉस्ट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट विद सच इनकम, यानी जो 3 लाख की जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, पहले नॉर्मल इनकम के साथ एडजस्ट करनी है, और यदि नॉर्मल इनकम से एडजस्ट करने के बाद बेसिक एग्जम्पशन बच जाती है तो उसको बोलते हैं अनएग्जॉस्ट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो बची हुई इनकम को इस इनकम के साथ आप एडजस्ट कर सकते हो, इस इनकम के साथ आप एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद अपन बात करते हैं एनी अदर असेट्स पे यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो स्टूडेंट जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, बोथ है, ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स है या स्लम सेल्स है, तो उन सभी के लिए शॉर्ट टर्म यदि कैपिटल गेन हो रहा है तो टैक्स रेट रहेगी नॉर्मल रेट। जैसे मैं बात करता हूं इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन पे स्लैब रेट जो लगती है आपके। फर्म एलएलपी 30%, कंपनी के पर टर्नओवर यदि 21-22 का अप टू 400 करोड़ है तो 25%, और अबव है तो 30% का रेट उस केस में कंसिडर करने के लिए बताएगा। इसके बाद स्टूडेंट अपन बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसके ऊपर भी 2 रेट हो गई। पहला वही इक्विटी शेयर्स जिन पे एसटीटी पे किया है, जो एट द टाइम ऑफ द एक्विजिशन एंड एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर एसटीटी हैज बीन पेड, एंड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट और यूनिट ऑफ
इक्विटी ओरिएंटेड फंड जिसपे एसटीटी पे किया है एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर, बेचते वक्त एसटीटी पे हुआ है, और यूनिट लोकेटेड इन आईएफएससी यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में यूनिट लोकेटेड है, तो स्टूडेंट इनके ऊपर आपके टैक्स रेट दिया गया 10%। और मैंने कहा कब लगता है, एक्सेस ऑफ ₹1 लाख। पहले 1 लाख तक तो एग्जम्प्ट है, 1 लाख के ऊपर 10% की रेट आपके बताता है। पहले 1 लाख तक एग्जम्प्ट है और फर्स्ट 1 लाख तक एग्जम्प्ट होने के बाद एक्सेस अमाउंट के ऊपर टैक्स रेट हो जाएगा 10%। इसके बाद इंडेक्स का बेनिफिट इन पे नहीं मिलता, इंडेक्स का बेनिफिट इन पे आपको नहीं मिलता, आपको पता है इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलता, अपन कैलकुलेशन कर देते हैं कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन प्रोविजन के साथ। फिर डिडक्शन चैप्टर 6 की आपको नहीं मिलेगी, साथ ही साथ रिबेट नहीं मिलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पे रिबेट नहीं मिलेगी 87A की। 87A की रिबेट इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे नहीं मिलेगी, इनके ऊपर रिबेट नहीं मिलेगी। यदि रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है और यहां पर भी कोई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बच गई नॉर्मल इनकम को एडजस्ट करने के बाद, तो उसको बोलते हैं अनएग्जॉस्ट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, और उसको हम यूज कर सकते हैं, यहां पर आपके इन इनकम को सेट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 112 एनी अदर कैपिटल एसेट्स, कोई दूसरी कैपिटल एसेट्स है, एनी अदर कैपिटल एसेट्स है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, बोथ है, गोल्ड है, ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स है, स्लम सेल्स है, तो स्टूडेंट उनके ऊपर टैक्स का रेट हो जाएगा 20%। तो उनके ऊपर टैक्स का रेट क्या हो जाता है, सीधे सिर्फ फ्लैट 20%, इन कितनी भी इनकम हो 20% रेट रहने वाला है। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A इज नॉट अवेलेबल, डिडक्शन नहीं मिलेगी। साथ साथ रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है, तो अनएग्जॉस्ट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो बच गई थी वो आप इसके साथ एडजस्ट कर सकते हो, ये यहां पर भी आपके बता रहा है। और लास्ट अपन देखो पॉइंट देखते हैं, कुछ पॉइंट इसमें, फॉलोइंग इनकम आर नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, 112A एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A को स्टूडेंट डिडक्शन चैप्टर 6A की नहीं मिलती। अभी पढ़ेंगे चैप्टर 6A, आपकी जैसे 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन इनको नहीं मिलेगी। सेट ऑफ द कैपिटल लॉस, long term capital loss can be set up with only long term capital gain, can not be set up with short term capital gain से set up नहीं होगा, but short term capital loss can be set up, short term capital gain and long term capital gain both दोनों से हो सकता है, वो दोनों से हो सकता है। कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट अप एनी अदर हेड ऑफ इनकम, तो ये कैन नॉट सेट अप, किसी भी दूसरी इनकम से सेट अप नहीं होगा। अब कैरिंग फॉरवर्ड करने के लिए अपन, मैंने कहा सेट अप एंड कैरी फॉरवर्ड का चैप्टर नंबर 5 है, लेकिन मैं यहीं पे लिखवा देता हूं। इफ कैपिटल लॉस कैन नॉट सेट अप इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, देन इट विल बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर, आगे के 8 सालों के लिए लेके चल जाएंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आगे के 8 सालों में जाके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेटअप हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आगे के 8 सालों में कैरी फॉरवर्ड होके शॉर्ट टर्म से भी और लॉन्ग टर्म से दोनों से स्टूडेंट सेटअप हो सकता है। ये आपको डिटेल से सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन मैंने देखा कैपिटल गेन का ही मैटर का टॉपिक है तो बच्चों को कंफ्यूज नहीं हो, तो मैंने ये यहीं पे आपको करवा दिया गया है। तो स्टूडेंट मैंने बहुत फास्टली फॉरवर्ड आपको करते हुए आपको पूरा का पूरा कैपिटल गेन का चैप्टर का व्यू आपको करा दिया। तो इसमें आपके सारे टॉपिक कवर हो गए स्टूडेंट, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। आप ये पूरा का पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा, पूरा आपका कैपिटल गेन कवर हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।